हेलो 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 ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए। कमॉन कमॉन कमॉन। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का थर्ड लेक्चर। बहुत क्लोज है आप अब सिलेबस के एंड पर। लगभग लगभग आपको मात्र 5 से 6 क्लास लगेगा। मतलब नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस बहुत स्मूथली कंफर्टेबली आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे धुआंधार रिवीजन 11th का 12th का और खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे आपके संघर्ष असाइनमेंट बहुत सारे पेंडिंग हैं, वो सारे संघर्ष असाइनमेंट हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे, संघर्ष असाइनमेंट करेंगे, कंप्लीट 11th का करेंगे और कंप्लीट 12th का भी करेंगे फिर से। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है कि आप यहां तक लगे रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजें कंप्लीट कर लिया है या करने वाले हैं। जस्ट अभी मुश्किल से 5-6 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सभी चीजों का हम रिवीजन जब करेंगे, आपको लगेगा कि वायर जो हमने पढ़ा था वो सारा हमारा बहुत अच्छे से रिवाइज होता जा रहा है, दिमाग में भी आता जा रहा है और अच्छे क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको जैसे एसी हो गया, ईएम वेव हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, एमईसी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत पढ़ा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया है। उसको समेटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पढ़ने के लिए एक बार में आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन बाद में आप समेट ना पाओ तो इसका नुकसान होता है। तो हम समेटेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, लगे रहना। तो कांग्रेचुलेशन, आप यहां तक लगे रहे, आपने मेहनत किया, आपने कंप्लीट किया। कुछ बच्चे शायद 2 दिन बाद या 4 दिन बाद देख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 दिन आगे पीछे से। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बैच के अंदर ही करेंगे और बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपको लगेगा कि आप सारी चीजें ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हो। हाँ, थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत होगी, रैपिड रिवीजन की जरूरत होगी और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत होगी। करेंगे सारे। अभी लास्ट के 5-6 चैप्टर में जिस तरह के एडवांस के सवाल कराए हैं, फिर से हर चैप्टर में सारे एडवांस के 80-90% क्वेश्चन तुम्हारे बैच में मैं करा दूंगा। जेई मेन तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो तो ऑलरेडी करा दिया। जेई मेन में तुमको नया लगेगा ही नहीं। इवन तुम्हें जे एडवांस के भी 40% 50% क्वेश्चन में नया नहीं लगेगा। लैंग्वेज ही थोड़ा अजीब सा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कंसेप्ट तुमको सारी चीजें पढ़ाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज है न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3। और न्यूक्लियाई के लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। न्यूक्लियाई के लेक्चर नंबर 3 में आज हम न्यूक्लियर रिएक्शन और डीके के बारे में पढ़ेंगे। Today's goal is nuclear reaction and decay. Decay and nuclear reaction. Today's goal डीके एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। आज और कल 2 दिन लगेगा, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। डीके एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, डीके एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन से आगे बढ़ते हैं। रिवीजन क्या, हमने आपको पढ़ाया था कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, होता है। रेडियस मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया मास नंबर का पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। एक होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये मुझे कल ही बताना था, लेकिन कल थोड़ा सा आप देख रहे थे, थोड़ा सा मैं परेशान था, ये रह गया था। तो इसको वहां पे जगह हो तो वहां पे जोड़ लेना, लेकिन नहीं जगह हो तो अभी जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारे इस पर सवाल पूछे गए हैं। जितना रेडियस पे पूछे गए हैं ना, उतना ही डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे भी पूछे गए। क्या होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? सर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो या किसी भी चीज की डेंसिटी हो, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज टोटल मास बटा वॉल्यूम। अब एक न्यूक्लियस का मास कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल न्यूक्लियस का मास कैसे डिफाइन करेंगे? सर, उसमें तो मास डिफेक्ट भी आ जाता है। सर हाँ, तो मास डिफेक्ट छोड़ो, मोटा मोटा ये कह सकते हो सारे न्यूक्लियस का मास जोड़ के हम मास लिख देंगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। नहीं सर, मास डिफेक्ट भी एक आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो इतना कम फैक्टर होता है कि उसको नेग्लेक्ट करके ऑलमोस्ट लिख सकते हो। तो क्या हम डायरेक्ट अगर लिख दे मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन तो चलेगा? सर न्यूट्रॉन भी तो है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही तो है।
और फ्रैक्शन ऑफ ए म्यू का फर्क होता है। हाँ सर लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम तो हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। ओके हाँ सर। तो डेंसिटी को हम रो से डिफाइन अगर करें तो यह आएगा ए इंटू मास नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। और आर क्यू को क्या लिख सकते हैं? देखो आर क्यू है, रेडियस को हम लिख सकते हैं, देखो यहां से रेडियस पकड़ो, रेडियस को लिख सकते हैं आर नॉट ए का पावर 1/3। तो रेडियस को लिखेंगे आर नॉट ए का पावर 1/3 का पावर क्यूब। हाँ सर लिख सकते हो। तो आएगा ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 3 ऊपर ले जाओ, नीचे 4 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए का पावर ऊपर क्यूब और नीचे क्यूब, तो सिंपल ए आ जाएगा। हाँ तो क्या यहां से आपको मास नंबर कटता हुआ दिखेगा? 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई रेडियस, डिफरेंस रेडियस का क्यूब। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग आता है 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। एंड दैट्स इज डैम वेरी 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 हाई नंबर। मतलब 10 का पावर 17 मिलियंस मिलियंस ऑफ मिलियंस केजी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में होता है। बहुत हाई डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये छोटे न्यूक्लियस हो या बड़े न्यूक्लियस हो, सबकी डेंसिटी फिक्स होती है, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास नंबर, क्योंकि मास नंबर कट गया था। तो सर हाइड्रोजन की डेंसिटी ज्यादा होगी, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी? सबकी डेंसिटी बराबर होगी। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। तो बहुत शानदार बात आ गई। यस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिख लीजिए इसको। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। मास नंबर आप चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डाउट है इसमें? बोलिए बोलिए, क्या डाउट? इसमें डाउट है? इसको लिख लीजिए फटाफट। अगर पहले स्टार्टिंग में जगह हो वहां लिख लीजिए, नहीं तो बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से नोट्स बनाना स्टार्ट करना है क्या? हाँ जी नोट्स बनाना है बिल्कुल। सर मैंने जेई फॉर्म भर दिया है, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फॉर्म भर के डर क्या लग रहा है? पेपर देना अच्छे से, इसमें क्या दिक्कत है? तुम जेई का फॉर्म भर दिया, एडवांस का थोड़ी ना भरा, मेंस का भरा है ना। मेंस का नीट किससे आसान आता है पेपर? तू अभी के पिछले 3-4 साल का पेपर देख ले, या लगभग लगभग उसी के जैसा ही आसान आता है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखेगा तो बिल्कुल आता है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो जेई मेन के 10% क्वेश्चन छोड़ दो तो नीट के जैसा या उससे आसान है। सर डोंट माइंड, बट मेरे एग्जाम 15 नवंबर से हैं, सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड। तो भाई न्यूक्लियाई तो खत्म कर ही दूंगा, एक सेमीकंडक्टर बचेगा, वो लास्ट ईयर के वीडियो से देख ले। सर मास को कैसे डिफाइन किया? मास लिख दिया हमने, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जितने मास नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। एक आदमी का मास मान लिया मैंने 10 केजी है, आदमी 4 है तो टोटल मास 40 केजी। एक आदमी का मास मान लिया हमने 50 केजी, टोटल आदमी 20 है तो 20 गुना 50। एक प्रोटॉन का मास मान लिया हमने एमपी, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के ए है, तो ए इंटू एमपी। अरे बुर्बक क्या है? ए इंटू एमपी। चलो कम ऑन, डन डन लिख दो भाई। लिख लिया? लिख दिया क्या? बिल्कुल भरिए फॉर्म, गर्दा उड़ाइए, क्या दिक्कत है? चलिए चलिए लिख दिया गया यहां तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल लिया था कि A प्लस बी दो न्यूक्लियाई लिया, ये टूट के C प्लस डी बना और कुछ एनर्जी निकली Q। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे बीटा डीके, जैसे बीटा माइनस डीके, ये भी तो एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें भी तो बीटा डीके में कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा प्लस डीके जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, अल्फा डीके जिसमें अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस रिलेशन है। और फ्यूजन, जुड़ना या फ्यूजन, टूटना, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आपका ए है वो कोई न्यूक्लियाई है, बी न्यूक्लियाई है, और जब टूटा तो सी और डी न्यूक्लियाई बना या जुड़ा। मैं ये नहीं कर रहा हूं टूटा ही होगा, कुछ भी हुआ होगा, जुड़ा होगा, टूटा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये रिएक्शन हुआ कि ए और बी मिलके सी और डी बना, तो ए और बी मिलके सी और डी बना होगा, या ये टूट के बना होगा, कुछ ही तरीके से बना होगा, मुझे नहीं पता। क्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। क्यू का डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं मास के टर्म्स में, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ डी इंटू सी स्क्वायर। ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है।
या आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, ये आपका आ जाएगा बाइंडिंग क्या था रे, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। तो क्या आपको कोई दिक्कत होता है बाइंडिंग एनर्जी और मास के टर्म्स में लिखने में? नहीं सर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, ये सिंपल सा रिलेशन। अब सबसे पहले क्या इस न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल एनर्जी कंजर्व होगा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। हाँ, टोटल एनर्जी से रिलेशन आया था, आपने लिखा था इसका मास एनर्जी बराबर इसका मास एनर्जी प्लस क्यू, क्यू बराबर ये दोनों इधर गया था, देखो माइनस हो गया, देखो रिएक्शन से दिख रहा है, इसका मास एनर्जी प्लस इसका मास एनर्जी बराबर इसका मास एनर्जी प्लस इसका मास एनर्जी प्लस क्यू, इन दोनों का मास एनर्जी इधर ले आओ, देखो माइनस हो गया इंटू सी स्क्वायर। ये तो सर टोटल एनर्जी से ही तो आया है रिलेशन। बाइंडिंग एनर्जी में क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता होगा क्या? यस सर, लीनियर मोमेंटम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में वायलेट नहीं होता, ये नेचुरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। एंगुलर मोमेंटम, हाँ, अगर न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे जो कि हम लिखते हैं बीए स्पिन के टर्म्स में, वो भी कंजर्व रहता है। अच्छा, टोटल मास नंबर कंजर्व रहता होगा क्या ये पूरे रिएक्शन में? टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहता है क्या? हाँ, वो गायब नहीं हो सकता, टोटल मास नंबर कंजर्व रहता है। टोटल मास नंबर, लेफ्ट साइड का टोटल मास नंबर देखो, राइट साइड का टोटल मास, अबे ए बी ऐसे लिखा है लेकिन है क्या? न्यूक्लियाई ही तो है कोई, तो उसका जो टोटल मास नंबर होगा, टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये कंजर्व रहता है। अच्छा, चार्ज, यस, नेट चार्ज, नेट चार्ज राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कंजर्व रहता है, नेट चार्ज कंजर्व रहता है, ऑल आर कंजर्व। देखो, तो टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड नेट चार्ज आर कंजर्व्ड, आर कंजर्व्ड, आर कंजर्व्ड, ये सारे चीजें लेफ्ट एंड राइट साइड में रिएक्शन में कंजर्व रहता है। जो कंजर्व नहीं रहता वो क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जरूरी नहीं है कंजर्व होना, एटॉमिक नंबर मे और मे नॉट कंजर्व, मे नॉट कंजर्व, एटॉमिक नंबर मे और मे नॉट कंजर्व, मे नॉट कंजर्व, ये कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो इधर इन दोनों को मिला के 10 प्रोटॉन थे, तो जरूरी नहीं कि सी और डी में मिला के 10 प्रोटॉन हो सकता है कि अंदर में न्यूक्लियर लेवल पे एक ऐसा रिएक्शन हुआ कि 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जरूरी नहीं कंजर्व हो, एटॉमिक नंबर कंजर्व नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन भी जरूरी नहीं है कंजर्व, हाँ, लेकिन दोनों का सम कंजर्व रहता है, दोनों का सम कंजर्व रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन को बताता है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे और मे नॉट कंजर्व, बस आपको यह ध्यान रखना है। क्या क्या कंजर्व होगा? सब आंख बंद करके क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर, नेट चार्ज आर कंजर्व, बट एटॉमिक नंबर मे और मे नॉट कंजर्व। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन का कोई जरूरी रूल नहीं है। बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी कंजर्व होना कोई जरूरी रूल नहीं। हाँ, टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए चाहे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? बताइए, यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया? इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख ले, हाँ इसको लिख लीजिए। जहां पे मैं रोकूंगा, लिखने से मना करूंगा, वहां पे रुक जाइएगा, ठीक है ना। इसको लिखिए फटाफट, चलिए लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। जहां पे मैं आपको रोक दूं कि रुक जाइए, अभी नहीं लिखना, वहां पे रुक जाइए, है ना। इसको लिखिए प्लीज। डन सर, डन हो गया, बहुत अच्छे समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अरे ये कैसे कलर हो गया रे, अभी तो ब्लैक किया था मैंने, कुछ हैंग कर रहा है यार ये। अभी तो तुम्हारे कलर का इसको मैंने कर दिया था, तुम्हारे शक्ल जैसे कलर का, फिर पता नहीं कैसे हो गया ये। कोई बात, तो जान ही रहा, चलो कोई बात। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोग, एक टाइप ऑफ डीके, टाइप ऑफ डीके, बहुत सारे डीके होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप ऑफ डीके, जैसे फ्यूजन और फ्यूजन भी तो न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हाँ।
तो बहुत सारे डीके होते हैं, जैसे आपने कभी सुना है नाम बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, अल्फा डीके, ये नाम सुना है? नाम सुना है? गामा डीके। एक होता है और एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। ये है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स है, डीके न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जांपल्स है, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये कुछ ऐसे डीके होते हैं। नाम सुना है? नाम सुना? अल्फा डीके का नाम सुना? नहीं सुना? कहीं नहीं सुना ऐसा? डीके क्या होता है नहीं जानते हो? केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा, नहीं जानते हो तो सुनो। जो न्यूक्लियॉन्स थे किसी भी न्यूक्लियस में, वो कौन से लोग थे? तो न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसके होने की वजह से क्या न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होता है? तो कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, कुछ अनस्टेबल भी होता है। ये कैसे पता चलता है सर? वो तो उसके बाइंडिंग एनर्जी से पता चलता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशियो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर सही है तो स्टेबल होगा, नहीं है तो अनस्टेबल होगा। हाँ, वो बाइंडिंग एनर्जी से पता चलता है। बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ एक और तरीका निकाला गया है, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ, जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा ताकि पूरी डीके का कंसेप्ट, पूरी डीके का न्यूक्लियर रिएक्शन का पैटर्न, पूरे डीके का रीजन, पूरे डीके का कॉज, पूरे डीके का मैकेनिज्म सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। थोड़ा अलग तरीके से मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पहले समझा दूं कि ये डीके होता क्यों है, ये सारे डीके का रीजन क्या है। ये सारे के सारे डीके स्पॉन्टेनियस डीके होते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। मतलब न्यूक्लियाई जब अनस्टेबल होगा तभी ये डीके अकर होता है। मतलब मैं यहां पे लिख दूं कि रीजन ऑफ डीके, रीजन ऑफ डीके, डीके इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो रहा है तो कुछ डीके करके स्टेबिलिटी की तरफ भागने की कोशिश करता है। सर कैसे भागने की कोशिश करता है स्टेबिलिटी की तरफ? देखो, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियाई मैंने लिया एक्स, इसके एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ या इस न्यूक्लियाई के अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म हुआ जिससे ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम रही होगी, तो ये चाहता है स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए मान लो इसको ऐसा लगे कि यार मैं ना एक न्यूट्रॉन जो है ना उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अपने आप क्या करेगा ये रिएक्शन, एक अंदर में न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, अगर वो प्रोटॉन को कन्वर्ट कर रहा है अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में, तो सर चार्ज कैसे बैलेंस होगा? तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ये बनता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर अपने आप एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, स्पॉन्टेनियसली एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन जाता है। सर उसमें भी तो क्वार्क है, उसमें भी क्वार्क है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो वो अपने आप न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन जैसे ही प्रोटॉन बनता है तो चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन के साथ अंदर में एक इलेक्ट्रॉन भी बनता है। और ये सारा चीज किस लिए हो रहा है? सारा चीज स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन बना तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है। अच्छा, ये भी बताओ न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता? ये भी तुम्हारा एक बचा हुआ पार्ट है जो अभी बता देता हूं। अरे यार, क्या है ये? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस? ये सवाल मेरे से पूछा गया था। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था प्रोफेसर बनने, है ना, नेट जीआरएफ मेरा क्वालिफाई है, तो नेट जीआरएफ जिनका क्वालिफाई होता है वो पीएचडी कर सकते हैं, तो मैंने पीएचडी भी किया हुआ है। उसके बाद वो कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके वो इंटरव्यू के बेसिस पे अगर पोस्ट निकलता है तो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वहां पे मेरे से पूछा था व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, तो मैंने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया बताओ? एक कह रहा है रिपल्सन। अबे किसका रिपल्सन? अंदर में तो प्रोटॉन बैठा हो तो अट्रैक्ट कर लेगा, मूर्ख बच्चा। देखिए देख, ये मान ले न्यूक्लियस है जिसमें कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है। सर आपने जवाब दिया तो आपको सेलेक्ट किया कि नहीं? सेलेक्ट नहीं किया, जवाब तो मैंने दिया था इसका, लेकिन और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे अजीबो गरीब जिसका मैं दो चार क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे सेलेक्ट तो नहीं किया उन्होंने यार, सेलेक्ट तो नहीं किया उन्होंने।
सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती थी, सरकारी नौकरी रह गई मेरी, इतना बढ़िया रिलैक्स कर रहा होता, तुम चोमुओं के साथ नहीं बैठना पड़ता। बताओ क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? तो सुनो, क्या ये जो न्यूक्लियस है उसका टोटल डायमीटर तुम लिख सकते हो लगभग लगभग कितना होगा? तो देखो फर्मी मीटर के ऑर्डर में होता है, रेडियस फर्मी मीटर के ऑर्डर में होता है, तो 1.2 या लगभग लगभग फर्मी मीटर लिख सकते हो। अगर मैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी H/4 पर, तो अगर मुझे प्रिसाइजली पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसके मेजरमेंट में मैं कितनी गलती कर सकता हूं? मैं बोला न्यूक्लियस के अंदर यहां है, तो यहां ना होकर कहीं यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। मतलब इसके मेजरमेंट में, इसके पोजीशन की वैल्यू में जो मेजरमेंट लूंगा मैं, उसमें मैक्सिमम एरर कितना कर सकता हूं? तो मैंने अगर न्यूक्लियस के अंदर बोला, तो न्यूक्लियस के अंदर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं हो सकता है। हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है फर्मी मीटर के ऑर्डर में? तो डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4 पाई डेल्टा एक्स। मास को नीचे ले जाओ, तो एम नीचे आ गया। जब इसकी सारी वैल्यू में पुट करता हूं, है ना, सारी वैल्यू में पुट करूं, तो दिख ही रहा है, देखो H-34 हो जाएगा, डेल्टा एक्स तुम्हारा आ जाएगा, देखो रख लो 10⁻⁻34, अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा एक्स हो जाएगा 10⁻⁻15 और मास हो जाएगा 10⁻⁻30 kg। 9.1 को 10 मान लिया, तो 10⁻⁻30 kg लगभग लगभग। तो यहां से तुम देखोगे, ये इसको कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻4 और -15 -4 ऊपर जाएगा, तो 10⁻11 आ रहा है। मतलब जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लगभग लगभग 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, विच इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, विच नॉट पॉसिबल, which is greater than speed of light which is not possible। एक पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता, तो उसके पोजीशन में मैक्सिमम मेजरमेंट, उसके पोजीशन के मेजरमेंट में मैक्सिमम गलती मैं इतनी कर सकता था, और वो गलती को मैंने यहां पे रख दिया, तो उसके मोमेंटम की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है इतनी, मतलब स्पीड की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर होता, तो उसकी स्पीड इतनी बैठनी चाहिए थी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। हेंस हेंस इसको लिख लो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट exist inside nucleus। Hence electron cannot exist inside nucleus। वो इलेक्ट्रॉन अंदर में 4 पाई कहां गया? अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व किया है लल्लू राम, एग्जैक्ट नहीं किया है, अप्रोक्स किया है। 4 पाई से डिवाइड कर लोगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा जरा बताना? 10⁻11 से 10⁻10 हो जाएगा, और कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, इसलिए वो अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हेंस प्रूव्ड। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से प्रूव करते हैं कि अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। सर न्यूक्लियस के अंदर तो कहीं भी हो सकता है, तो बताओ इसके लोकेशन में कितनी एरर कर सकता हूं मैं? इतनी एरर कर सकता हूं। उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही? इतनी, जो कि इतनी मोमेंटम एरर आ ही नहीं सकती, इतनी मोमेंटम ही नहीं होती जितनी एरर आ जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी निकल के आ रही है जो बहुत हाई है। क्लियर है? हाँ, पता है उसने और क्या क्या सवाल पूछे? एक बंगाली थे प्रोफेसर, बोले कि बताओ, हम जो मछली में रखते हैं, मछली में जो जहां रखते हैं पॉट में, उसमें नमक डाल के क्यों रखते हैं? पता नहीं, अजीबोगरीब वो सवाल वाल पूछने लगे, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। Why electron speed cannot more than speed of light? Because maximum possible speed is speed of light। इससे ज्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती पार्टिकल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते। यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हुआ क्या कि बीटा माइनस डी के में होता क्या है कि कोई न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस ना अनस्टेबल है। फिर अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? अब अनस्टेबल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी हाई है, हाई होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी का रीजन यह है कि प्रोटॉन ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी का रीजन है कि प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्या होगा?
तो प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, हाँ ये मैकेनिज्म होता है। और न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन ज्यादा है तो हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो देखो, तो जब न्यूट्रॉन तुम्हारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा नहीं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर भाग जाएगा। तो अंदर में तुम्हारा मान लो कोई वाई न्यूक्लियाई बना, एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो क्या एक्स्ट्रा एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा? हाँ सर, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा। और देखो न्यूट्रॉन जो है और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो तो मास नंबर तो वही रहा, मास नंबर सेम कैसे रहा? अरे भाई मान ले कमरे में दो लड़का और एक लड़की है तो टोटल कितने लोग हैं? तीन। अब एक लड़का लड़की में बदल जाए तो टोटल कितने लोग बचेंगे? सर तीन। मान ले कि एक कमरे में ये एक लड़की है और दो लड़के हैं, दो लड़के हैं तो कितने लोग हैं बताओ? एक घर में दो लड़के और एक लड़की है, कितने लोग हैं? सर तीन लोग हैं। अब मान लो इस लड़के का मन करे कि मैं लड़की जैसा बन जाऊं तो लड़की बन गया, अब कितने लोग हैं? सर अभी भी तीन ही लोग हैं। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? न्यूक्लियॉन्स की। तो एक अगर तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया अगर, तो घर में जो लोग थे वो तो उतने ही रह गए। हाँ सर, घर में लोग उतने ही रह गए। एक किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन गायब हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट, हाँ, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और बाद में एक और रिसर्च हुई जिसका रीजन भी मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से, उसका इक्वेशन बैलेंस करके भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। एक पार्टिकल और निकलता है जो किसको कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो प्लस यहां पे कुछ एनर्जी निकलती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी निकलेगी तो क्यू वैल्यू। ये जो पूरा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को कहते हैं हम बीटा माइनस डीके। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्यों? क्योंकि फाइनली यहां पे क्या निकला? एक इलेक्ट्रॉन निकला। इसको कहते हैं बीटा माइनस डीके। तुम्हारे जनता में खुशी की लहर क्यों है भाई? देखो, तो एक न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो देखो मान लो इसमें जेड प्रोटॉन थे और टोटल मास नंबर ए था, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बनेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब देखो इस पर टोटल चार्ज बैलेंस है, बताओ जेड प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा? जेड प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक जेड प्लस चार्ज में बढ़ गया, मतलब प्लस ही चार्ज बढ़ा, तो देखो इधर माइनस चार्ज आ गया। न्यूट्रिनो का टोटल चार्ज जीरो होता है, ये रिएक्शन। अब इसी का उल्टा, मान लो उसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा? मान लो न्यूक्लियाई लिया मैंने, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। अब यहां पे प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा? तो एक प्रोटॉन मान लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, हाँ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो सर इधर तो न्यूट्रल बन गया जबकि तो पॉजिटिव चार्ज था। तो ये निकालता है एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन एक पार्टिकल का नाम है, अभी तक नहीं पढ़ा, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कब? बीटा प्लस डीके में निकलता है। अब इसमें मान लो न्यूक्लियाई बना वाई, तो एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक से कम। सर कैसे? एक प्रोटॉन गायब हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो घर में टोटल लोग तो उतने रहे लेकिन लड़के की संख्या कम हो गई। मान लो कि इसका मन कर रहा है, मान लो दो लड़की और एक लड़का है, अब मान लो इस लड़की का मन कर रहा है मैं लड़का बन जाऊं, तो ये अपना मुंडी छिलवा लेगी। देखो, ये देखो इसने अपना मुंडी छिलवा लिया, अब क्या बन गया? लड़का। तो टोटल नंबर तो उतने ही रहे, टोटल मास नंबर तो उतने ही रहेंगे। प्लस यहां पे जो पोजिट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, फिर यहां पे निकलता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ये तुम्हारा बीटा प्लस का इक्वेशन है। सर बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, थोड़ा ही आएगा, अभी और समझाऊंगा मेरे को। मान लो एक न्यूक्लियाई है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ज्यादा, बेचारा ये परेशान है अपने साइज से, इसका साइज बहुत बड़ा है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ज्यादा। पर अब ये क्या करेगा? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसमें ज्यादा है, बताओ ये क्या करेगा? बताओ ये क्या करेगा? इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही ज्यादा, हाँ, तो ये क्या करता है? जिसमें बहुत हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, इसको कहते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके में 2He4 नाइस हीलियम एटम निकलता है। अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल निकले। अब अल्फा पार्टिकल होता है डब्ल्यू एनाइज हीलियम, तो इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या निकला? तो अल्फा पार्टिकल में सर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो लड़के दो लड़कियां, देखो दो प्रोटॉन और मास नंबर 4 मतलब दो न्यूट्रॉन। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियाई बन जाएगा जिसमें एटॉमिक नंबर इसका खुद के अंदर में दो प्रोटॉन कम हो गए और दो न्यूट्रॉन भी कम हुए, तो टोटल मास नंबर कितने हो जाएंगे? सर 4 से कम हो जाएंगे। प्लस यहां पे देखो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, आयनाइज्ड हीलियम एटम।
2He4 आयनाइज्ड हीलियम एटम प्लस Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। डबल प्लस क्यों लिखा है? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जैसे मान लो इस कमरे में बहुत सारे लड़का लड़की हैं, बहुत सारे लड़का लड़की हैं। अब इतने हो गए कि मुझे दिक्कत हो गया इनको रूम में घर में बिठाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लटके हुए हैं। अब जगह कम है तो मैंने क्या बोला, रे 2 लड़का और 2 लड़की का पेयर यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ, 2 लड़का और 2 लड़की निकल जाओ यहाँ से। डिलीट कर दिया मैंने। तो जैसे 2 लड़का और 2 लड़की को डिलीट किया तो यहाँ पे कितने लोग कम हो गए? 4 लोग कम हो गए। तो 2 लड़के और 2 लड़कियां निकल गए। तो 2 लड़के निकले तो Z-2 और 2 लड़कियां भी निकले तो टोटल लड़के लड़कियों में टोटल में कितनी कमी आ गई? 4 की। ये निकल के देखो ये बाहर आ गए। तो ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, जैसे एक्चुअल में निकलता है, जैसे ये न्यूक्लियाई है। अब न्यूक्लियाई में बहुत सारा लोग आ गए, बहुत सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसकी मास नंबर जैसे 200 हो गई। 200 लोग कमरे में ठसाठस भरे हुए, एकदम ठसाठस भरे हुए। अब साला धक्का मुक्की चल रहे, ऐसे कर रहे हैं। पहले जगह खाली करो यार। तो फुस से यहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियां बाहर निकल गए, फुस करके। सर मान लो कि 200 में से 2 लड़के 2 लड़कियां बाहर निकल गए तो 4 लोग बाहर निकल गए, अभी भी 196 बचे। सर अभी भी जगह नहीं बच रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो फुस करके 2 लड़के 2 लड़कियां और बाहर निकल गए। सर अब 4 और कम हो गया तो सर 192 बचा, लेकिन सर अभी भी नहीं है जगह, अभी भी बहुत कसम कस है सर जी। तो फुस करके 2 अल्फा पार्टिकल निकल सकते। सर ये 2 ही क्यों निकल रहे हैं? ऐसा नहीं कि 1 निकल जाए बस, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्या इसमें कोई लड़का और लड़की बाहर निकल रहा था? नहीं, इसमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसमें लड़का लड़की में कन्वर्ट हो रहा था, इसमें लड़की लड़के में कन्वर्ट हो रहा था, इसमें टोटल न्यूक्लियन सेम था। इसमें कोई बाहर नहीं निकला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकला है। तो सोचो इस बात को, क्या इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकला है क्या? नहीं, टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। इसमें टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्चुअल में बाहर निकले फुस करके। अच्छा, गामा डीके में क्या होता है? गामा डीके में क्या होता है कि ये आफ्टर अल्फा और बीटा डीके होता है। ये आफ्टर अल्फा और बीटा डीके होता है, ये बीटा और अल्फा डीके के बाद होता है। जैसे मान लो आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, न्यूक्लियाई रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट, आफ्टर गामा डीके, गामा डीके मतलब फोटोन डीके, आफ्टर गामा डीके इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट। मतलब यहां से कोई पार्टिकल नहीं निकलता। गामा डीके में फोटोन इमिशन होता है। गामा डीके मतलब फोटोन इमिशन। तो ये एक्चुअल में तरीका है समझने का, ये रिएक्शन वगैरह है, इस तरीके से अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने तरीके से, मैं आपको सारा समझाऊंगा। ये सब छोड़ दो, जितना समझ आया ठीक है, नहीं आया छोड़ दो। कहां से निकले? 1 मिनट, गलत लिखा है ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकला था, ई प्लस निकला था, सॉरी, इसलिए तो इसको बीटा प्लस डीके बोलते हैं, और प्लस पार्टिकल निकलता है। इसमें बीटा माइनस, देखो बीटा माइनस, वो रॉन्ग हो गया था, इसलिए कोई बच्चा लिख भी रहा था रॉन्ग, ई प्लस। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, एकदम अलग ही मेथड से, मजा आ जाएगा, झूम जाओगे एकदम। बताओ, जैसे मैंने तुम्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था तो एकदम झूम गए थे कि नहीं? बताओ। जब मैंने तुम्हें डिब्राउली वेवलेंथ पढ़ाया था एकदम झूम गए थे कि नहीं? हाँ सर। जब मैंने तुम्हें नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था एकदम झूम गए थे? नहीं? बताओ, ईमानदारी से बताओ कि झूम गए थे कि नहीं? सर झूम तो गए थे। आओ और झुमाते हैं एकदम, वहां अटोरा झुमा देंगे, अटोरा, झिंगूटा से आवाज निकलेगी, एकदम चीखे पुकार निकलेगी एकदम। अब समय आ गया है बत्ती बुझाने का। वाई फुस सर जी? क्योंकि फुस का आवाज निकलता है इसीलिए फुस। झूम गए थे कि नहीं? लाइट ऑफ करने का समय है, कम ऑन, बंद कर दो, लाइट ऑफ करो सभी लोग। इसको लिख के करना, बिना लिखे नहीं, इसको लिख ले कम से कम। आओ, ठीक है, ऑलरेडी ऑफ है। चलो अब कॉपी किताब बंद कर दो, 25 मिनट के लिए कॉपी किताब सब बंद कर दो। ठीक है, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। अब मैं रे यार ये क्या, मुझे तो डर लग रहा है कि ये स्लाइड भी ना चला जाए कहीं। ठीक है,
फोकस से पढ़ो। 15 मिनट तक मैं इसी स्लाइड पर पूरा काम करूंगा और इस स्लाइड को एकदम $1,000,000 स्लाइड बना के तुमको दूंगा। तो इसके चक्कर में बीच में लिखना मत, क्योंकि लिखने के चक्कर में तुम लिखोगे फिर मैं मिटा दूंगा, फिर तुम वहां लिखोगे फिर मैं यहां लिख दूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ मत लिखना, ठीक है। कॉपी किताब बंद कर दो, कलम रख दो साइड में, सभी को मौसी कसम है कलम साइड में रख दो, ठीक है। चलो अब देखो आराम से। अब एक होता है जिस तरीके से स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाया था, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाया था, उसी तरीके से यहां पे स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ भी बनाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा कर्व भी है जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व, उसका नाम ही होता है स्टेबिलिटी कर्व। एक तो आपने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर वर्सेस मास नंबर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर का मास नंबर के साथ आपने ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ कैसा बना था सर? ऐसा बना था, कुछ ग्राफ ऐसा बना था। इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या थे? अनस्टेबल। बहुत बड़े न्यूक्लियाई क्या थे? अनस्टेबल। ये स्टेबिलिटी के लिए बीच में टूट रहे थे या जुड़ रहे थे, छोटे छोटे जुड़ के बड़े बना रहे थे, बड़ा टूट के छोटा छोटा बना रहा था। इसको कहते हैं हम जुड़ना, फ्यूजन होना। इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन होना, जो हमें पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी अगली क्लास में। इसको कहते हैं फ्यूजन, और इसको कहते हैं फीजन, मतलब टूटना। ये भी किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। जब ये दो छोटे छोटे जुड़ेंगे तो बड़ा बनेगा, जब एक बड़ा टूटेगा तो छोटा छोटा बनेगा। तो जो बहुत छोटे छोटे वो भी अपने जीवन में दुखी हैं। बताओ क्यों दुखी हैं? सर इसका साइज छोटा रह गया ना, एकदम छोटू छोटू भुटकुन भुटकुन सा है, हे, रो रहा है। अरे काहला रोई था तेरे? कह रहा है कि मेरा साइज छोटा रह गया इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने इसको बोला एक काम कर, तेरा साइज छोटा रह गया इसलिए तेरी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए तू दुखी है। काम कर, किसी को ढूंढ और उसके साथ मिलकर बड़ा साइज बना ले। तो ये दो लोग मिलके बड़ा साइज बना ले, इसको कहते हैं जुड़ना, फ्यूजन होना। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है बोलो? इसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसका रिएक्शन भी बताऊंगा अभी, ठीक है। ये बड़ा साइज लेके घूम रहा है, ये भी रो रहा है, हो अरे क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ? कहला रो थे तेरे बउआ? अरे बता ना बउआ, हमारा साइज बहुत फैल गया है, हम दुखी है अपने जीवन में। तो इसको मैंने सलाह दिया कि काम कर, तू तू एक बड़ा साइज का है, तू टूट के दो छोटा छोटा साइज का बन जा। इससे फायदा होगा, एक से भले दो, और छोटा छोटा साइज हो जाएगा। देखो छोटा छोटा साइज हो गया, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। तो इसको कहते हैं फ्यूजन। इसमें भी एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? रिलीज्ड। तो इसको, इस कर्व से क्या मुझे स्टेबिलिटी की पता चली? हाँ, छोटे छोटे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी कम है। मीडियम साइज वाले स्टेबल होते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। बड़े साइज वाले अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई तो अनस्टेबल होते हैं। तो इस कर्व से हमें फिजन और फ्यूजन का पता चला। दो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन का मुझे पता चला, ठीक है। ठीक, दो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन का पता चला। अब मैं तुम्हें एक और स्टेबिलिटी कर्व पढ़ा रहा हूं, इससे मुझे डीके का कंसेप्ट पता चलता है। वाह क्या रिलेट किया यार। फिजन फ्यूजन तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर कब से पता चला? अब यहां से तुम्हें फिजन डीके का कंसेप्ट पता चलेगा। अब देखो, मान लो कि इस एक्सिस पर हमने रखा न्यूट्रॉन और इस एक्सिस पे हमने रखा प्रोटॉन। तो किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। हाँ, तो न्यूक्लियाई के लिए ना एक रेशियो डिफाइन करते हैं उसके साइज के बेसिस पे। जैसे मान लो उसका मास नंबर कम है, तो कम मास नंबर के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, बड़े मास नंबर के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, एक डिफाइंड है। सर क्या है रेशियो? वो आपको नहीं समझना है, वो इस कर्व पे रिप्रेजेंट करके तुमको एक लाइन बना दिया कि जब तक मास नंबर 30 रहता है तब तक तो लगभग लगभग सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए। बड़े मास नंबर के लिए रिलेटिवली न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन के कंपेयर में। इसका कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, कर्व ऐसे बनाया है। बड़े मास नंबर के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा रहता है प्रोटॉन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि बड़े मास नंबर में, बड़े साइज के न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन ज्यादा हुआ और न्यूट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन करके इसको फोड़ देगा। मान लो कि 200 आदमी है, 200 आदमी में कुछ आदमी ऐसे हैं जैसे लड़कियां प्रोटॉन, लड़कियां को हम बोल देते हैं लड़कियां प्रोटॉन होती है और लड़के न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं 200 लोगों को इकट्ठा करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि लड़कियां 60-70 हो और लड़के 120-130 हो। पर ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि अगर मैं लड़कियां ज्यादा रख लिया
लगभग मान लो मैं 100 बांट लिया कि 100 हो गए लड़कियां और 100 हो गए लड़के। तो देखो लड़के न्यूट्रॉन टाइप होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक लड़के दूसरे लड़के को कोई नफरत नहीं करते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते, लेकिन लड़कियां आपस में बहुत झगड़ा करती है, छोटा नोच के लसार देगी, सीधा घसीटिया देगी एकदम। हाँ सर, वो तो दिक्कत है, तो रिस्क बढ़ जाता है। अब मान लो 2 4 5 लोगों तो चल जाएगा, मान लो 100 लोगों को मैंने इकट्ठा किया, अब वहां पे तो आपस में लड़ लिए लोग, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ सर जी, ये तो समस्या है सर जी, ये तो एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बताए सर जी आप। ये ज्यादा देखो, जैसे 10 20 तक तो चल जाएगा, 10 सॉरी मजाक में करो, मजाक बोलो, तो 10 20 तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप 100 200 लड़कियों को एक जगह बिठा दोगे और फिर 100 लड़कों को बिठा दोगे, तो लड़के कैसे बैठते हैं? चुपचाप चुपचाप बैठे रहेंगे, और लड़कियों को वहां बिठा दोगे तो आपस में लड़ मरेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा, जब कम इकट्ठा करोगे तो ठीक है, रेशियो बराबर रखो। जैसे मान लो 5 लड़के 5 लड़कियां तो चलेगा, 10 लड़के 10 लड़कियां चलेगा, 20 लड़के 20 लड़कियां चलेगा। तो जब तक मास नंबर 30 है ना, तो देखो ये न्यूक्लियाई के अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। ये स्टेबिलिटी कर्व है, इसमें देख रहे हो ये 45 डिग्री पर है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे छोटे साइज के न्यूक्लियाई के लिए। लेकिन अगर मैं बड़े साइज के न्यूक्लियाई की बात करूंगा, बड़े साइज के न्यूक्लियाई की बात करूंगा, तो उसमें इंटेंशनली नहीं, नेचुरली ये प्रूवन डेटा है कि प्रोटॉन कम रखते हैं और न्यूट्रॉन ज्यादा रखते हैं, तो कोई स्टेबिलिटी कर्व ऊपर उठ जाता है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कर्व है। तो क्या तुम्हें ये तो दिमाग में सेट हो गया, मजाक की बात छोड़ो, क्या तुम्हें ये तो दिमाग में सेट हो गया कि एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन है, वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी कर्व छोटे मास नंबर के लिए बीच में रहेगा और बड़े मास नंबर के लिए न्यूट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें से बहुत लोग, लड़कियां नाराज हो जाएंगी, बोलेंगे कि चलो तुम हमसे इतना दिक्कत है तो जाओ तुम 200 लड़के लड़के बिठा लो, जाओ 200 लड़के लड़के बिठा लो। नहीं नहीं, बैलेंस होना जीवन में बहुत जरूरी है। सिर्फ मान लो पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में सिर्फ अगर लड़के ही होते तो क्या एग्जिस्ट करती दुनिया ज्यादा दिन तक? नहीं सर, खत्म हो जाएगी। लड़के लड़के बेचारे उदास ऐसे ही रहते हैं, बातचीत वैसे ही कम करते हैं, बेचारे खत्म ही हो जाएंगे उदासी में। तुम कहोगे हाँ आप समझ में आई, तो सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही रख लो। सिर्फ लड़कियां लड़कियां भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ अगर लड़कियां ही रहेंगी तो क्या दुनिया एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं सर, एक दूसरे की पूरक है, उनका होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उसी की तरह से आप बोलोगे कि एक न्यूक्लियाई बनाओ जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही रख लो, तो सिर्फ न्यूट्रॉन रखना भी पॉसिबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबिलिटी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी बहुत घट जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। मान लो ये स्टेबिलिटी कर्व है, तो ये स्टेबिलिटी कर्व एक्चुअल में बता रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का रेशियो। देखो ना, यहां पे कोई न्यूक्लियाई अगर मैं रख दूं तो ये एग्जैक्ट जितने इसमें न्यूट्रॉन चाहिए और जितने प्रोटॉन चाहिए एग्जैक्ट फुलफिल कर रहा है, तो ये अपने जीवन में सबसे खुश न्यूक्लियाई होगा। इसके अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैलेंस कर, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? बैलेंस कर, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई न्यूक्लियाई में यहां रख दो तो स्टेबल हो जाएगा, कोई न्यूक्लियाई यहां रख दो तो स्टेबल हो जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि ए बी सी न्यूक्लियाई आर स्टेबल, न्यूक्लियाई आर स्टेबल। बोलो मजा आ गया क्या? एकदम सर झूम बराबर झूम हो गया सर जी, एकदम ए बी सी आर स्टेबल, एकदम सर मजा आया, ए बी सी आर स्टेबल। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे हायर मास नंबर के लिए सिर्फ न्यूट्रॉन ही रख दिया, मान लो इतने न्यूट्रॉन रख दिए मैंने, इतने न्यूट्रॉन रख दिए, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता था वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन मैंने कम रखे, तो ये जो डी न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है, डी इज अनस्टेबल। अब डी के अनस्टेबल होने का रीजन बताओ क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसमें आपने लड़के रख दिए 50 और लड़कियां रख दी 5, लड़के रख दिए 50, है ना, छोरे रख दिए 50 और छोरियां रख दी 5, तो इसमें लड़के हो गए 50, देखो न्यूट्रल लड़के हो गए 50, 50 लड़के इसमें, और लड़कियां देखो कितनी कम है, 5 लड़कियां हैं। क्या होगा? तो सर ये 50 लड़के इन लड़कियों के लिए वैसे ही झगड़ा कर लेंगे, सर ये शांत थोड़ी ना रहेंगे, ये दोस्ती करने के लिए कि हम इससे बात करेंगे, हम इनसे दोस्ती करेंगे, ऐसे ही लड़ मरेंगे। तो ये लड़ मरेंगे तो अनस्टेबल है सर, स्टेबल ही नहीं है, तो बेकार निकलिए ये। तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी का इसका रीजन बताओ, रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी बताओ, रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी बोलो क्या है? सर इसमें न्यूट्रॉन बहुत 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 ज्यादा है प्रोटॉन के कंपेयर, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन के कंपेयर, बताओ है कि नहीं?
हाँ सर, मतलब ये अनस्टेबिलिटी का रीजन है, मतलब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यूक्लियाई अंदर में क्या करना चाहेगा, मान लो कि एक घर में 50 लड़के और 5 ही लड़कियां हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, तो बताओ क्या करना चाहिए सर, आप बताओ क्या करना चाहिए। उसमें से 50 लड़के में से एक लड़के को पकड़ के उसका बाल वाल बड़ा करके उसको लड़की बना दो सर जी, ये हो सकता है। हाँ, तो 50 लड़के में से एक लड़के को मैंने बोला रे तू लड़की बन जा, किसी को पता नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। तो इसमें से एक लड़के को मैंने लड़की बना दिया, मतलब एक न्यूट्रॉन को बोला कि तू प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा, मतलब एक न्यूट्रॉन चाचा को मैंने, लड़के को लड़की बना दिया, प्रोटॉन बना दिया। और चार्ज बैलेंस करने के लिए जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो उसमें एक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन बना तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है कार्यक्रम, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएगा, बाहर कूद जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं डीके होना। तो देखो ये डीके होता है। मान लो ये न्यूक्लियाई है तुम्हारा डी, डी न्यूक्लियाई को हम जेड और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही इसमें अनस्टेबिलिटी है तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर सेम रहा, और यहां पे निकला एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है वो भी बताऊंगा, फिर रुक जा। एंटी न्यूट्रिनो, ये निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। अब बताओ इसका तुमको फील आया रिएक्शन का? हाँ सर फील आया। तो बताओ जैसे ही यहां पे कोई न्यूक्लियाई होगा ऊपर वाले रीजन में जिसका न्यूट्रॉन हाई होगा, तो ये न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में, तो एक न्यूट्रॉन माइनस किया और एक इलेक्ट्रॉन प्लस किया, तो यहां पहुंचा। क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच गया? बता, क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच गया? देखो इसका जीवन का मकसद क्या है कि शांति सद्भावना उत्पन्न करना, शांति एवं सद्भावना उत्पन्न करना। अब बताओ एक ऐसी जगह पे जहां पे 50 लड़के हैं और 5 ही लड़कियां हैं, वहां पे शांति सद्भावना कैसे उत्पन्न होगी? वहां पे शांति तभी बनेगी जब एक लड़के को लड़की में बना दो, कन्वर्ट कर दो। तो एक न्यूट्रॉन को मैंने प्रोटॉन में बना दिया। अब देखो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ा दो, स्टेबिलिटी कर्व के पास आया। हाँ सर, सर अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन एक ही लड़के को लड़की बनाने से क्या होगा, दो चार छोरे को जिसका शकल लड़कियों जैसा मिलता है उसको बना दो लड़कियां सच्ची, खत्म करो। ठीक है, तो एक और को पकड़ा मैंने, और एक और को पकड़ के उसको लड़के को मैंने लड़की बना दिया, स्टेबिलिटी कर्व के पास आया। थोड़ा सा सीढ़ी बड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन छोटा छोटा होता है, और इस तरीके से ये स्टेबिलिटी कर्व के पास जा रहा है। तो जैसे यहां पे कोई पार्टिकल है, न्यूक्लियाई है, तो वो न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से अनस्टेबल है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कम होकर प्रोटॉन बनेगा, न्यूट्रॉन कम होकर प्रोटॉन बनेगा, न्यूट्रॉन कम होकर प्रोटॉन बनेगा, और ये परंपरा चलता रहेगा जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ना आ जाए, स्टेबिलिटी कर्व के पास ना चला जाए। यस सर, मजाक लो मास्टर। देख ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा इस तरह से, सीढ़ियों से चल के रिएक्शन यहां तक पहुंच। मजा आया? हाँ सर। अब मान लो सर हमको मत बनाना, हमको मत बनाना। देखिए मान लो प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब लड़कियां ज्यादा है इसमें, ये कोई न्यूक्लियाई है ई, क्या ई भी अनस्टेबल है? यस, ई इज अनस्टेबल। बताओ क्यों अनस्टेबल है? यह लिख दो, ई इज अनस्टेबल। बताओ क्यों अनस्टेबल है? सबसे पहला रीजन ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी कर्व से बहुत दूर है। तो जो भी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी कर्व से दूर होगा वो अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कर्व से दूर है तो अनस्टेबल है। अब बताओ ये स्टेबिलिटी कर्व के पास कैसे जाए, कैसे जाए? तो सर देखो सबसे पहले अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा हैं और लड़के कम, मतलब ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, रसिया गुंडों में फंस गई। देखो इधर, देखो नहीं उधर था वो, यहां पे लड़कियां हैं 50 और 5 लड़के हैं। देखो ऐसे ऐसे 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, और इसके बीच में एक छोटा सा भोला सा बच्चा है। अब बताओ क्या हो? पर इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन बहुत 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 ज्यादा है न्यूट्रॉन से, मतलब ये कह सकते हो कि प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन कर्व का रेशियो 1 से बहुत ज्यादा, इसलिए अनस्टेबल है। यस, क्या किया जाए स्टेबिलिटी के लिए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? सर एक लड़की को लड़का बना दो। यस, तो एक लड़की को मैंने बोला कि तेरा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तेरा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो एक लड़की का धर्म परिवर्तन करके मैंने एक लड़की वहां पे कम कर दी, उसको लड़के में कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रॉन बना दिया।
फिर से एक लड़की को कम किया, एक लड़का लड़का बना दिया, लड़की को कम किया, लड़का बना दिया। अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं तो लड़के का नंबर बढ़ रहा है, अब पीछे जा रहा हूं, देखो इस पीछे जा रहा हूं, लड़की का नंबर कम हो रहा है। तो एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, ये सीरीज ऑफ डीकेज है, सीरीज ऑफ डीके। ये कैसे काम करेगा सर? आपने एक प्रोटॉन को बोला न्यूट्रॉन बन जा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये सही के रिएक्शन बनेगा? नहीं सर, सही नहीं बनेगा। आपने क्या किया, प्रोटॉन को जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर न्यूट्रल है, निगेटिव चार्ज रखो तो रिएक्शन ही गलत हो जाएगा, ये प्लस कर दो तो रिएक्शन सही होगा। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में होता है। और यहां पे जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है सिर्फ, यहां पे क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। इसका रीजन अभी बताऊंगा, थोड़ा अभी समझ के निकलता है ऐसा। मान ले कोई न्यूक्लियाई है एक्स, जिसको ई न्यूक्लियाई को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। इसमें क्या हो रहा है सर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या प्रोटॉन से एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा? हाँ सर, एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बन गया, तो प्रोटॉन कम हो गया तो एटॉमिक नंबर कम, न्यूट्रॉन बन गया तो टोटल मास नंबर सेम रहेगा। यहां से निकलेगा तुम्हारा पॉजिट्रॉन प्लस ये न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन बन गया। अब मान लो ऐसा न्यूक्लियाई, ऐसा न्यूक्लियाई, जैसे मैं यहाँ पे, तुम ग्राफ्स पढ़ पा रहे हो, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, न्यूक्लियाई को बोला मैंने ई, तो तुमको ये पता चला कि इस न्यूक्लियाई के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ये है, मतलब प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, और वाई कोऑर्डिनेट न्यूट्रॉन बहुत कम है। ये पढ़ना समझ में आ रहा है? अब मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई है एफ, अब बताइए अनस्टेबल है क्या? ये क्यों अनस्टेबल है? ये क्यों अनस्टेबल है बता, ये एफ न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल है? सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्रोटॉन बहुत ज्यादा और न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी कर्व से दूर है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेबिलिटी कर्व पे कैसे आएगा? स्टेबिलिटी कर्व पे कैसे आएगा सर? इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ज्यादा है, एक लड़के को लड़की बना दोगे या लड़की को लड़का बना दोगे, तब जनसंख्या तो उतना ही रहेगा। हाँ सर, तो अब क्या किया जाए? तो यहां पे हम क्या करते हैं कि दो लड़के को कम करते हैं, दो लड़कियों को भी कम करते हैं, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन कम करके यहां है, फिर दो लड़कियां कम करते हैं, फिर दो लड़के कम करते हैं। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी कर्व के पास चल के जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये सर अनस्टेबिलिटी का रीजन है, रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी इज मास नंबर इज वेरी 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 हाई देन वन, मतलब मास नंबर बहुत ज्यादा है, ये इसका अनस्टेबिलिटी का रीजन। तो मान लो कोई न्यूक्लियाई है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर ए, तो ये जब मास नंबर बहुत ज्यादा होगा तो अल्फा डीके करेगा, मतलब वाई न्यूक्लियाई बनाएगा जिसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम और मास नंबर 4 से कम, और यहां पे तुम्हारा अल्फा पार्टिकल 2He4 निकल जाएगा। बस खत्म। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों। एकदम फील आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो यहां, ये तुम्हारा ऐसा न्यूक्लियाई था जो न्यूट्रॉन एक्सिस के पास था, मतलब इसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गिरेगा और ये बीटा माइनस डीके होगा। देखो क्योंकि नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो बीटा माइनस डीके। अब बताओ, इन बीटा माइनस डीके, इन बीटा माइनस डीके, क्या तुम्हारा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 1 है एंड मास नंबर सेम है? मास नंबर सेम है, बोलो मास नंबर सेम है। चलो हेलो, हेलो, पैसा है ये नहीं है, कहाँ से ईएमआई भरे? एक तो कर्जा लेके फंस गया मैं यार, पैसा है ये नहीं, ईएमआई कहाँ से भरूं? बहुत दुखी होती हूँ, ईएमआई बाउंस हो गया। बोलो, क्या इन बीटा माइनस डी के एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम? हाँ सर। यहां पे क्या हो रहा है? बीटा प्लस डी के, बीटा प्लस डी के में क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर जेड डिक्रीज इंक्रीजेस बाई 1, ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस बाई 1, इंक्रीजेस बाई 1, और मास नंबर रिमेन सेम। यहां से इसमें अल्फा डी के एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, डिक्रीजेस बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाई 4, डिक्रीजेस बाई 4, यस और नो?
यस और नो? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, असली कहानी है। अब सब लोग फोकस करेंगे, अब सब लोग फोकस करेंगे। उल्टा हो गया, देख लेते। जब आएगा नीचे तो प्रोटॉन बढ़ता जा रहा, अच्छा ये इंक्रीजेस होगा, ये ईएमआई के चक्कर में हुआ, देखो इंक्रीजेस होगा, ये इंक्रीजेस बाई 1 और ये डिक्रीज होगा। अच्छा अच्छा, डिक्रीज बाई 1। अब सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां देखिए, ये मैंने बनाया न्यूट्रॉन का ग्राफ, ये बनाया प्रोटॉन का ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे। क्लियर है? हाँ सर, न्यूट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे। अब इसका स्टेबिलिटी कब क्या होता है, छोटे न्यूक्लियाई के लिए तो बीच में रहेगा, और बड़े मास नंबर के लिए, बड़े न्यूक्लियाई के लिए थोड़ा सा न्यूट्रॉन के पास चला जाता है। अच्छा ठीक है। अब जो न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन एक्सिस के पास है वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ऊपर है, न्यूट्रॉन एक्सिस के पास है, तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो बीटा माइनस डीके होगा। तो फट से तुम्हारे दिमाग में आया कि अगर वाई एक्सिस के पास है, न्यूट्रॉन के पास है, तो अनस्टेबिलिटी का रीजन इसका वो है कि न्यूट्रॉन ज्यादा है। लो खत्म, न्यूट्रॉन ज्यादा है। हाँ सर, न्यूट्रॉन ज्यादा है इसलिए अनस्टेबिलिटी। नीचे गिरेगा, नीचे गिरने को कहते हैं बीटा माइनस डीके। जब वो नीचे गिरेगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, बीटा माइनस डीके करेगा। तो बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। याद हो गया? स्माइल, हंस दे बेटा, हंस दे बेटा, हंस दे अगर समझ आ गया तो। सर तो बड़ा आसान है। हाँ, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन एक्सिस, ये प्रोटॉन एक्सिस। अगर कोई यहां पे न्यूक्लियाई है तो उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो उस अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है सर, न्यूट्रॉन का ज्यादा होना। तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने का मतलब बीटा माइनस डीके होना, नीचे गिरना मतलब बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो मास नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर नहीं होता, प्रोटॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन 0 एटॉमिक नंबर से एक प्रोटॉन बना, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो देखो बीटा माइनस डीके में, बीटा माइनस डीके में जब न्यूक्लियाई ऊपर से नीचे गिरता है इसलिए बीटा माइनस डीके बोलते हैं। बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। और जो यहां है उसका अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है सर, प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो अनस्टेबल है। अब क्या करेगा, प्रोटॉन को कम करेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो बीटा प्लस डीके, ऊपर उठेगा तो बीटा प्लस डीके, ऊपर उठेगा तो बीटा प्लस डीके, ऊपर उठेगा तो बीटा प्लस डीके। जब ऊपर उठ रहा है तो एक प्रोटॉन तुम्हारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन तुम्हारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा, देखो एटॉमिक से घटेगा, मास नंबर सेम। और ये मतलब इसका मास नंबर बहुत बड़ा है, तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन कम करेगा, तो 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर कम होगा एक अल्फा डीके में। इसको कहते हैं अल्फा डीके। किसका होता है अल्फा डीके, इसका होता है अल्फा डीके। अब बता, तीनों डीके तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे तरह के समझ में आ गया तो कमेंट में आक्स लगा दे और इसको लिख, टॉपिक का नाम लिखना न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ, और ऐसे ही बनाना सुंदर तरीके से जैसे मैंने बनाया है। देखो एकदम सेपरेट बनाओ, लिखो। बस 5 मिनट का समय देता हूं, नहीं 2 मिनट का समय देता हूं, लिखो, चलो लिखो फटाफट।
सही है। लिख रहे क्या आप? अबे इतने जल्दी डन कैसे हो गया रे? होशियार बन रहा है रे। रे होशियार बन रहा है रे। कोई बता दो हम कहां से स्टार्ट करें लिखना। बहुत चोमुनंद है बे। जैसे जैसे पढ़ाया है थोड़ा जगह छोड़ के ऐसे वाई और एक्स एक्सिस बना, इसमें ग्राफ बना, फिर इसमें स्केल बना, ऐसे ऐसे आ रहा है। फिर लिख ए बी सी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि स्टेबिलिटी कर्व पे। डी अनस्टेबल है। क्यों डी अनस्टेबल है? लिख रीजन उसका। ये बीटा माइनस डी के हो गया। देखिए बीटा माइनस डी के हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के। और ये क्या हो गया तुम्हारा? अल्फा डी के। मास नंबर 30 तक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ग्राफ 45 डिग्री पर रहता है, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ ऊपर उठ जाता है। लिख। चल चल जब तक बॉल इस बल्ले से नीचे नहीं गिरता है तब तक तू लिख सकता है। उसके बाद मैं मिटा दूंगा सब कुछ। ठीक है? सिलेबस कब तक खत्म होगा? जब तक मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं तब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा। चल, जब तक ये बॉल से मैं खेल रहा हूं तब तक तू लिख सकता है, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। नीचे गिरा मैं मिटा दूंगा। ले, खत्म। आजा, हो गया। चल, तो क्या तुमको ये समझ में आया? चारों, चार नहीं, तीन तीन बताया, तीन। और गामा डीके क्या होता है? तो गामा डीके का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। गामा डीके सीधा होता है कि जब अल्फा डीके हुआ या बीटा डीके हुआ तो अल्फा एंड बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियाई होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है। गामा का चार्ज होता है क्या? नहीं सर, गामा का कोई चार्ज नहीं। और कोई एटॉमिक नंबर? नहीं सर, गामा का एटॉमिक नंबर नहीं होता। गामा का चार्ज भी नहीं होता। नहीं हुआ था, नहीं लिख पाया। लिख ले, लिख ले, लिख, नहीं तो बाद में बोलेगा मास्टर हमको नोट्स नहीं बना दिए। लिख। तो गामा डीके का सच कोई बहुत ग्लोरियस इक्वेशन नहीं बनता है। गामा डीके का कोई बहुत ग्लोरियस इक्वेशन नहीं बनता। गामा डीके बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि जैसे अल्फा डीके और बीटा डीके हुआ, तो अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद जो रिएक्शन होना था हुआ, उसके बाद जो न्यूक्लियाई होता है ना एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो एक फोटोन निकाल के ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। फोटोन में क्या होता है सर? फोटोन में तो सिर्फ एनर्जी होती है, उसमें एटॉमिक नंबर होगा नहीं, मास नंबर होगा नहीं, क्या एंगुलर मोमेंटम जाएगा नहीं, सिर्फ एनर्जी जाएगी। हाँ सर, मोमेंटम जा सकता है ना, फोटोन के पास मोमेंटम होता है। हाँ, फोटोन के पास थोड़ा मोमेंटम होता है, मोमेंटम जाएगा। ठीक है? तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। उसका रिएक्शन मैं अभी तुमको लिख के दिखाऊंगा तो हंसी आएगा। अभी लिख के दिखाता हूँ, रुक जा। अभी लिख के दिखाता हूँ, अभी लिख के दिखाता हूँ, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ उसका रिएक्शन। लिख लिया? लिख ले भाई। इसमें इतना कुछ तो नहीं है जो तू एकदम धीरे धीरे लिख रहा है। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो इतना धीरे धीरे लिख रहा है तू। इसमें ऐसा इतना कुछ भी नहीं है कि तू तो एकदम धीरे धीरे लिख रहा है रे। चलो देखो, देखो, समझना, समझना। ये मल्टीपल टाइम्स तुम्हें समझना पड़ेगा। बीटा माइनस डी के, तो बीटा माइनस डी के कब होता है? जब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो। तो एटॉमिक नंबर मान लो मैंने लिखा Z, मास नंबर लिखा X, A, तो इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। तो बीटा माइनस डी में के में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, मास नंबर सेम रहता है, और यहां पे निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, क्या इस रिएक्शन में टोटल चार्ज बैलेंस है? देखो, ये तो इसका चार्ज होता है एक प्रोटॉन का E, तो जेड प्रोटॉन का जेड ही, तो एक चार्ज पॉजिटिव बढ़ गया, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है ना? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। तो इसके साथ एक पार्टिकल और निकलता है, एंटी पार्टिकल, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉन। तो अभी तक के लिए याद कैसे रखोगे जो मैं बताता हूं ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है नीट का कि बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन निकलता है या एंटी न्यूट्रॉन निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है या एंटी न्यूट्रॉन निकलता है? तो सुनो, बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। कैसे याद रखोगे? सुनो मैं बताता हूं। जैसे
इधर एक्स न्यूक्लियाई से जब वाई में कन्वर्जन हुआ तो एक पार्टिकल इमिट हुआ, हाँ, एक पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल निकले। ओ वाह, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। बस ये खत्म, यही है बीटा माइनस। बीटा प्लस डीके में क्या होता है? बीटा प्लस डीके में क्या होता है? बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। अब जब ये कन्वर्ट होगा तो ये बीटा प्लस डीके मतलब प्रोटॉन ज्यादा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर एक से घटेगा, मास नंबर सेम रहेगा, यहां पे निकलेगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल चार्ज कितना था? पॉजिटिव जेडी, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो देखो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा निकला, और ये तुम्हारा एंटी पार्टिकल है। पोजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, चार्ज अपोजिट होता है। इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, इसका मास सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज अपोजिट। तो एक एंटी पार्टिकल निकला तो यहां पे न्यूट्रिनो एक पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल निकलता है। हाँ, रिएक्शन की क्यू वैल्यू लिखना है तो प्लस क्यू ऐड कर सकते हो, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्यू वैल्यू से लिखेंगे। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। अब यहां पर देखो अल्फा डीके क्या होगा, तो अल्फा डीके होगा, ध्यान से समझिए, अल्फा डीके होगा, एक्स तुम्हारा न्यूक्लियाई, इसमें एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। यहां से जब अल्फा डीके होगा तो वाई बनेगा जिसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकला, तभी तो ये 2He4 हुआ ना बेटा। और यहां पे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहां से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एक अल्फा डीके में, और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। अब देखो यहां पे गामा डीके में क्या होता है? गामा डीके में देखो, मान लो कोई न्यूक्लियाई एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है, ये बीटा माइनस डीके किया, तो बीटा माइनस डीके में क्या होगा? ये वाई बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बीटा माइनस डीके में? माइनस डीके मतलब नीचे गिर रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, जेड प्लस 1 और मास नंबर सेम। ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में। भाई हमने इसके स्टेट की बात नहीं करी, क्यों नहीं करी स्टेट की बात? क्योंकि हमें तो सिर्फ डीके समझना था, उसके बाद क्या हुआ हमें मतलब नहीं है। यहां पे जब ये डीके हुआ तो जो वाई निकला वो एक्साइटेड स्टेट में, अब ये क्या करेगा? गामा डीके निकलेगा, गामा डीके मतलब फोटोन निकलेगा, और फिर ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, देखो, फिर ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फिर ये अपने क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मतलब यही निकलेगी, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सिर्फ यहां से एक फोटोन निकलेगा, फोटोन में एनर्जी एंड मोमेंटम बाहर निकलेगा, इसको कहते हैं गामा डीके। इन गामा डीके एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियाई का होता है, ये जो एक्साइटेड स्टेट में है, मास नंबर जो होता है, चार्ज होता है, सब सेम रहता है, ओनली फोटोन इमिटेड, बस ओनली फोटोन इमिटेड। तो देखो चारों कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको चौथी बार इक्वेशन लिख के समझाया है, एक दो बार भी नहीं, चौथी बार इक्वेशन लिख के समझाया है। क्या अब आपको समझ आ गया? तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, हाँ सर अब क्रिस्टल क्लियर है। चौथी बार आपको निकाल के समझाया, देखो बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, गामा डीके, अल्फा डीके। गामा डीके में कुछ खास है ही नहीं, एवरी अल्फा बीटा डीके के बाद न्यूक्लियाई थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वो एक फोटोन निकाल के ग्राउंड स्टेट में चुपचाप चला जाता है। बताइए, चमक गया एकदम? अबे ये न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा हो रहा है, अब ऐसा ही क्यों हो रहा है उसके अंदर बैठ के थोड़े जाके देखोगे, जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बना के जो फिनोमेना है उसको मैं समझा रहा हूं। ये मैकेनिक्स नहीं है कि बॉल 45 पे ही क्यों गया, मैथ से प्रूफ कर देंगे, ये प्रूफ नहीं कर सकता, ये जो हो रहा है वो इंफॉर्मेशन है, उसको समझाना है। यहां पे मैं अल्फा डीके करा रहा हूं क्या? भाई मैं थोड़ी ना करा रहा हूं, ये अल्फा डीके होता है, उसको इंटरेस्टिंग बना के और ग्राफ से मैं तुमको समझाया। ग्राफ तुमको ना किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेड इजी में मिलेगा, देख ले, सिर्फ मेड इजी में आपको मिलेगा ये ग्राफ, क्योंकि आसान बना के चीजों को विजुअलाइज करा दिया है। सिंपल है, ये तुम्हारा न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, जब न्यूट्रॉन से नीचे गिरेगा तो नीचे गिरेगा तो बीटा माइनस डीके खत्म, तो बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक नंबर 1 से भरा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है तो एंटी पार्टिकल उसके साथ निकलेगा। जो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीटा प्लस डीके में इधर प्रोटॉन है,
प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन का खत्म होना मतलब एटॉमिक नंबर का कम होना। और यहां से पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है, तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल न्यूट्रिनो पार्टिकल है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल। तो यहां से एंटी पार्टिकल निकला ये इलेक्ट्रॉन का, तो ये न्यूट्रिनो निकला है। ठीक है, ठीक है। एक्साइटेड क्यों रहता है? एक्साइटेड उसका नेचर है, वो रह जाता है एक्साइटेड स्टेट में डीके के बाद, वो रहता है। तुम्हारा नाक ऐसा क्यों है, गोल क्यों नहीं है? वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। बताइए, फील आई ये बात? हाँ सर, यहां तक तो चीजें हमको अच्छे से समझ आ गई। अब एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर था। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है सर? बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम के कैप्चर भी कहते हैं, के कैप्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हाँ सर। अब जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है के सेल, के एल एम ऐसे ही तो ऑर्बिट होता है। तो के सेल वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में घूम रहा है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। तो प्रोटॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर कैप्चर कर लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल अट्रैक्टेड बाई प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेते हैं, और उसको पकड़ के खींच के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर ये क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन। ऐसा। और यहां पे फिर एक निकलता है, देखो इस तरफ, देखो देखो समझना, ये पॉजिट्रॉन के बारे में मैं पहले तुमको बता देता हूं पॉजिट्रॉन होता क्या है। तो पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन का तुम क्या क्या जानते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ? इलेक्ट्रॉन पैदा ही क्यों लिया बता? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्यों होता है? बता क्यों होता है? एटम के अंदर क्यों होता है? बाहर ही क्यों नहीं घूम रहा होता? एटम के अंदर ही क्यों होता है? एटम के अंदर एक्सिस्ट क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्यों है? बता बता, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्यों? बता, चलो देखते हैं तुमको कितना आता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्यों है? व्हाई इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज? एनीवन हैव आंसर? एनीवन हैव आंसर कि व्हाई इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज? स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा अच्छा, नेगेटिव चार्ज क्यों होता है ये बता। नेगेटिव चार्ज क्यों? तो इसका रीजन किसी को नहीं पता, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये होता था पहले से, हमने उसको वो किया, एग्जामिन किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि उसका नेगेटिव चार्ज होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है, इसको थोड़ी डिफाइन कर सकते। समझ गया? अच्छा, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ते हो कि इसका चार्ज -e होता है और इसका मास होता है कुछ इतना, उसी तरीके से एक और पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका जो मास होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का वो होता है तुम्हारा +e के लेवल। हो गया पॉजिट्रॉन, इतनी कहानी है। इसको एंटी पार्टिकल होता है। एक न्यूट्रिनो इज न्यूट्रल पार्टिकल, हालांकि इसका मैं एक और रीजन समझाऊंगा, एक बार और मैं तुमको ये डीके समझाऊंगा। अभी डीके का मैकेनिज्म समझाया कि उसमें होता क्या है, और इसका फिनोमेना समझाऊंगा मैं। ठीक है, न्यूट्रिनो ये न्यूट्रल पार्टिकल है। धीरे धीरे चीजें पढ़ते हैं ना, चैप्टर का कोई सीक्वेंस होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं बेटा, तो जितना समझ में आ रहा है, जितना पढ़ा है उतना सीखते चलो। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मास इज वेरी लेस, इसके पास मास बहुत कम होता है ना। न्यूट्रल पार्टिकल, इसका चार्ज नहीं होता, वेरी लेस मास। और इसी का एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रिनो। इसी का एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो मैंने तुम्हें एक लॉजिक बताया, ये लॉजिक कोई साइंटिफिक प्रूफ लॉजिक नहीं है, याद रखने का एक तरीका है। क्या याद रखने का तरीका है? ये याद रखने का तरीका बस इतना है, देखिए कि बीटा माइनस में जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसके साथ एंटी पार्टिकल निकल जाए, तो पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल बैलेंस हो गया। बीटा प्लस में ये एंटी पार्टिकल तो यहां पे पार्टिकल एक ही तरफ है, इसलिए एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल तो एक पार्टिकल, है ना। ये तरीका है, क्यों? क्योंकि यहां भी बैलेंस हो, देखो इधर एक पार्टिकल है तो इधर क्या होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए, तो यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। देखो इधर पार्टिकल तो इधर भी पार्टिकल, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। देखो इधर नेट चार्ज सर एक प्लस एक माइनस जीरो, इधर भी नेट चार्ज जीरो, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इक्वेशन है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मान लो एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर ए, इसी को इस इक्वेशन से अगर मैं डिकोड करूं तो इसमें एक प्रोटॉन कम हो जाएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रल हो गया है। तो वाई न्यूक्लियाई बनेगा जिसमें एटॉमिक नंबर एक से कम, मास नंबर सेम, यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है बस, न्यूट्रिनो निकलता है बस, और यह एक इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा। ऐसे लिखोगे ना इक्वेशन, देखो ये न्यूक्लियाई का प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियाई मिलके वाई न्यूक्लियाई बना और एक न्यूट्रिनो निकला, बस ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इक्वेशन हो गया। बताओ कितने सुंदर तरीके से इलेक्ट्रॉन कैप्चर समझा दिया तुम्हें। अच्छा, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? देखो ये सिंपल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ऊपर ऊपर फिनोमेना दिखा रहे हैं कि एक प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, न्यूट्रॉन बनाया। वो अंदर में न्यूक्लियस पर ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा वो यहां से दिखाया कि मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके प्रोटॉन एक कम हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, तो टोटल मास नंबर सेम, और देखो एटॉमिक नंबर एक से कम, न्यूट्रिनो निकला, ये रिएक्शन हो गया। उसी चीज को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक कह रहा है गामा डीके को बता दो, गामा डीके बता दो तो बेटा, गामा डीके का सिंपल सा फिनोमेना है, गामा डीके मतलब फोटोन इमिशन, गामा डीके मतलब फोटोन इमिशन। फोटोन इमिशन में क्या होता है, फोटोन इमिशन में एनर्जी निकलता है, कब निकलता है, तो कोई न्यूक्लियाई बैठे बैठे गामा डीके नहीं कर सकता, ये एक सक्सेसिव अल्फा बीटा या बीटा प्लस डीके के बाद ही होता है। तो मान लो ये बीटा माइनस डीके हुआ, तो बीटा माइनस डीके होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियाई होगा, ग्राउंड स्टेट में आके एक फोटोन का इमिशन करेगा। तो इन गामा डी के एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर सब सेम होगा, सिर्फ फोटोन का इमिशन होगा, खत्म, क्लियर। लो भैया जी, इंजॉय करो, इंजॉय करो। बताओ तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में मास नंबर सर सेम, एटॉमिक नंबर तो देख प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन बन गया, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, डिक्रीजेस बाय 1। देखो अरे +1 कर दो, कैसे +1 कर दो यार, भुकवा है क्या एकदम साला तू। ये न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन का मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बने, तो एटॉमिक नंबर एक से कम होगा ना। देख अब कंसेप्ट समझ में आया, अब यहां से सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। तो थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी से जितना मैक्सिमम तू समझ सकता है ना उतना तू समझ चुका है। अब देख क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा, आओ समझ में आएगा। देख क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, क्लियर, लिख लिया। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं अपन अगले पड़ाव की तरफ। अब मान लो एक रॉ सवाल लिखता हूं तेरे सामने, बढ़िया सुंदर सा, एक न्यूक्लियाई एक्स जिसका मास नंबर है मान ले 180 और एटॉमिक नंबर है मान ले बेटा 102, और ये डीके किया बीटा प्लस, बीटा माइनस, बीटा प्लस, बीटा प्लस, अल्फा और बीटा माइनस। उसके बाद न्यूक्लियाई वाई बना, वाई का एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर ए, बताओ एटॉमिक और मास नंबर। तो एक ही बार में ज्यादा कर दो लो मास्टर, हाँ ये ज्यादा हो गया, रुक जा रुक जा, धीरे धीरे सीख, धीरे धीरे सीख, रहने दे। चलिए बता, एक बीटा प्लस और एक अल्फा डी के, चल बता बता, दो बीटा प्लस एंड दो 3 अल्फा डी के कर देता हूं, 3 अल्फा डी के। अब बता, तो इतना नहीं कर पाएगा, इतना धीरे से बेसिक से कर। और ये सवाल नीट में मैक्स प्रोबेबल सवाल होते हैं, मतलब मैं कहूं कि नीट 2026 में ऐसा सवाल आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्या है सवाल, देखो
एटॉमिक नंबर 102, मास नंबर 180, ये डीके हुआ है, 2 बीटा प्लस और 3 अल्फा डीके हुआ है, ये बना तेरा वाई। अब बताओ क्या, अब बताओ तेरा क्या होगा कालिया। अब आराम से करो, बोलो। तो देखो, सबसे पहले तुम क्या डिसाइड करोगे, मास नंबर की एटॉमिक नंबर? तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तुम कैलकुलेट करना मास नंबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर पे ना अल्फा और बीटा दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना टफ है, लेकिन मास नंबर पे सिर्फ अल्फा डीके का फर्क पड़ता है। पहले अल्फा डीके कंसीडर करो और मास नंबर फाइंड करो। स्टेप वन, स्टेप वन, कंसीडर अल्फा डीके, कंसीडर अल्फा डीके एंड फाइंड मास नंबर। सबसे पहले आप अल्फा डीके कंसीडर करो। तो अल्फा डीके कितने हुए? 3। एक अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है। तो 180 तुम्हारा मास नंबर था, तो फाइनल मास नंबर होगा इनिशियल मास नंबर माइनस 3 इंटू 4, तो 180 माइनस 12, 10 कम होता तो 170, 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर एक अल्फा डीके में कितना कम होता है? एक अल्फा डीके में कम होता है एटॉमिक नंबर 2 से, तो 3 अल्फा डीके में 6 से कम होगा। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ अल्फा डीके के बाद देखोगे तो एटॉमिक नंबर जो तुम्हारा होगा इनिशियल एटॉमिक नंबर माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ डीके 3 इंटू 3, तो ये है तुम्हारा 102 माइनस 6, तो 102 में से 6 जाएगा, 96 बनेगा। नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर, कंसीडर 2 बीटा प्लस डीके। 2 बीटा प्लस डीके देखोगे तो बीटा प्लस में क्या होता है? ऊपर जाता है तो प्रोटॉन कम होगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा तो 2 बीटा डीके में 2 एटॉमिक नंबर कम होगा। तो जेड डबल डैश एटॉमिक नंबर 96 माइनस 2 94 बनेगा। तो वाई बनेगा एटॉमिक नंबर 94 और मास नंबर 168, ये आ गया। अब देखो, देखो ये तुम्हारा बनेगा। अब यहां से क्या निकला था? 3 अल्फा डीके, मतलब 3 इंटू 2He4, ये लिखना पड़ेगा, प्लस क्यू वैल्यू, और 3 इलेक्ट्रॉन निकला था। तो उधर 2 बीटा प्लस डीके, तो 2 पॉजिट्रॉन, ये निकलेगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये जेड और ए फाइंड करना। लो भाई, 94 एंड 168 कितने लोग आया है? 94 एंड 168 इज योर फाइनल आंसर। तो क्या यहां से तुमको यह समझ में आ गया कि अच्छा, पहले हम एटॉमिक नंबर पे ध्यान देना चाहिए कि मास नंबर पे देना चाहिए? मास नंबर पे देना चाहिए, क्योंकि मास नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा डीके का फर्क पड़ता है, क्योंकि एटॉमिक डीके से मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होता। रॉन्ग क्या है? बीटा प्लस 2 है, तो प्लस 2 बीटा डीके है, तो एक बीटा डीके में एटॉमिक नंबर कम ही होता है ना। ये रॉन्ग बोलने वाले कौन है? बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर बढ़ा दूं, 96 होगा ना। हाँ, तो 96 है, तो 2 अल्फा डीके, 3 अल्फा डीके के बाद 2 बीटा डीके भी तो हुआ है, 92 आ रहा है। 96 में से 2 जाएगा तो 94 ही तो आएगा। 94 ही क्यों आया? सही तो है, करेक्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें नहीं समझ आया भाई साहब, हे प्रभु। यहां पे बोला है कि 2 बीटा प्लस डीके हुआ है, आओ। बाप रे, कितना कमजोर हो तुम। एक बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 1। ये एटॉमिक नंबर एक बीटा प्लस डीके में डिक्रीजेस बाई 1 होता है। बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन निकलना, जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है। एक बीटा डीके में एक एटॉमिक नंबर कम हो, तो 2 बीटा डीके में 2 एटॉमिक नंबर कम हो। सारा तुम अपना इंप्रेशन मेरे आंखों के सामने खो दिए भाई, कसम से कह रहा हूं। मतलब मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रहा था, मैं तुमको कितने सीरीज ऑफ अल्फा बीटा डीके दे रहा था।
और जिस मेथड से मैंने समझाया ना, उस मेथड से पूरी कायनात में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान करके समझाया। देखो, 2 बीटा प्लस डीके, 3 अल्फा डीके। मैंने बोला कंसीडर अल्फा डीके एंड फाइंड मास नंबर एटॉमिक नंबर। एक अल्फा डीके में इन 1 अल्फा डीके, एक अल्फा डीके में मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ये होता है एक अल्फा डीके में। इसमें होता है एक अल्फा डीके में। एक अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है। कितना अल्फा डीके? 3 अल्फा डीके दिया हुआ। तो मास नंबर आप लिखोगे, इनिशियल मास नंबर 180 में से कितने अल्फा डीके हुए? 3 अल्फा डीके हुए। 3 में कितने मास नंबर कम होंगे? 4 से, तो 4 3 12, 180 माइनस 12 168। सही है, तो ये मास नंबर आ गया। अब एटॉमिक नंबर सिर्फ अल्फा डीके, आफ्टर अल्फा डीके, तो एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कम होता है 2 से। एक अल्फा डीके में 2 से एटॉमिक नंबर, 2 अल्फा डीके, तो एटॉमिक नंबर कितना? देखो 102, 102 माइनस 2 इंटू 2। एक एटॉमिक नंबर में एक अल्फा डीके में 2 एटॉमिक नंबर कम होता है। तो यहां पे 2 अल्फा डीके, तो आपने 2 अल्फा डीके, 2 इंटू से 4 कम होगा, तो 102 में से 4 जाएगा। सॉरी, 3 अल्फा डीके हुआ है, 3 अल्फा डीके, 3 इंटू 2 तो 6 करेंगे, 3 दूना 6, तो 102 में से 6 जाएगा, बताओ कितना होगा? 96। अब हमने बीटा डीके कंसीडर नहीं किया था, अब हम लेंगे 2 बीटा डीके। आफ्टर 2 मोर बीटा डीके, 2 मोर बीटा डीके लेंगे तो जेड डबल डैश आएगा 96 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है। तो एक बीटा माइन प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, तो 2 बीटा डीके तो एटॉमिक नंबर 2 इंटू 1 आएगा। तो जेड डबल डैश होता है 96 माइनस 2 इज इक्वल टू 94। ये आंसर आएगा। क्या गलत हो गया यहां पे? बताना जरा, क्या गलती हो गई यहां पे? बोटनी का लेक्चर आज रिकॉर्डेड क्यों है? अब मैं क्या जानूंगी इसको, यहां क्यों पूछा है? 3 अल्फा डीके में -6 से एटॉमिक नंबर कम होगा एंड 2 बीटा डीके में सिर्फ 2 माइनस से एटॉमिक नंबर कम होगा। ओवरऑल -8 से एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो 96 एटॉमिक नंबर आना चाहिए ना। 6 में से 2 8 गए। हैं? 6 96 तो 2 गया, तो पहले कितना है? 102। तो 102 में से 8 कम करेगा तो 94 आएगा कि 96 आएगा? नंदी यादव कहाँ है मेरा जूता? जूता कहाँ है मेरा? 3 अल्फा डीके में -6 से एटॉमिक नंबर कम हुआ, 2 बीटा डीके में 2 से एटॉमिक नंबर कम हुआ, तो 6 और 2 8 से एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए। तो 102 में से 8 घटा तो 94 आएगा। मतलब ये तो लेवल है तुम्हारा। कह रहा है तो 92 आना चाहिए ना, 96 आना चाहिए ना। ये नंदिनी यादव, जूता कहाँ है मेरा? इतना जो लिखने में तुमने टाइम लगाया बेटा, 3 अल्फा जीके में -6 एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ तो मास नंबर ऐसे कैसे कम हो जाएगा? इतने में कलम उठा के 102 में से 8 घटा लेती, 94 आ जाता। और बीटा 2 में मास नंबर चेंज नहीं होता, ये तो 6 बार समझाया शिवम पांडे। मतलब ईमानदारी से एक लिमिट होती है कोई भी चीज की। देख बेटा शिवम, बीटा प्लस 2 का मास नंबर नहीं रखना है क्या? बीटा प्लस में बीटा माइनस में मास नंबर सेम रहता है, कम से कम 6-7 बार रिपीट किया है, 6-7 बार रिपीट किया है। 4 कैसे लिखा है? 3 गुना 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? 3 गुना 4 कैसे आया? 3 3 कहां से आया? 4 कहां से आया? देखो बेटा कहां से आया बता। ये जो अल्फा डीके है, एक अल्फा डीके हमने लिया, तो एक अल्फा डीके में ये 1 अल्फा डीके, इन 1 अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। एक अल्फा डीके में 4 से मास नंबर कम होता है। ठीक है, 4 से मास नंबर कम होता है। यहां पे कितने अल्फा डीके हैं? यहां पे 3 अल्फा डीके हैं। तो एक अल्फा डीके में 4 से मास नंबर कम होता है, 3 अल्फा डीके में 4 3 12 से मास नंबर। ठीक है, ठीक है।
चलो दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स है, ये है आपका 93 और ये है बेटा 45। यहां पे हुआ है 4 बीटा माइनस डी के और 5 अल्फा डी के, 5 अल्फा डी के। चलो ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया 5 अल्फा डी के। बताओ ये y का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या? फाइंड जेड एंड वाई, पूरा इक्वेशन नहीं करना तुम्हें, फाइंड जेड एंड ए। जेड एंड ए बताइए कितना, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, चलिए शुरू हो जाइए, बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, तो ये मास नंबर आफ्टर कंसिडरिंग ओनली अल्फा डी के, आफ्टर कंसिडरिंग, कंसिडरिंग अल्फा डी के, सिर्फ अल्फा डी के कंसिडर कर रहे हैं। आफ्टर कंसिडरिंग अल्फा डी के जो मास नंबर चेंज होगा वो किस तरीके से चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। तो मास नंबर चेंज होगा, इनिशियल मास नंबर 93 माइनस 5 अल्फा डी के है, तो 5 गुना 4 20 कैंसिल हो जाएगा, 73 मास नंबर आएगा फुल एंड फाइनल। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये है 45 मल्टीप्लाई 5 अल्फा डी के में 2 से एटॉमिक नंबर कम होता है तो 10, मतलब 35 आएगा। और फिर जेड डबल डैश हो जाएगा जेड प्लस 4, ये तुम्हारा जो भी 35 आया उसमें 4 जोड़ोगे तो ये आएगा 39, 31 आया। जिसका 39 आया, 31 आया है ना, कान पकड़ के कम से कम, कम से कम कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करोगे, नहीं तो जूता चप्पल जो मिलेगा वो सूंघो, अपने आप को सुंघाओ, क्योंकि तुमको लगा है बहुत बड़ा वो गढ़ा। 39 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये तुम्हारा ए आ रहा है 73 और एटॉमिक नंबर आ रहा है 39, ये आंसर हो। 31 कैसे कर दिली मरे, घटा दिलियो मास्टर। अबे बीटा प्लस और बीटा माइनस में कुछ फर्क होता है कि नहीं? ओहो, शाबाश। मतलब इतने देर से तू जो समझ रहा था सब पानी में, कितने परसेंट लोग हुए समझ आया, जरा देखते हैं। देख बेटा, ये बीटा माइनस डी के है, बीटा माइनस डी के में ऊपर से नीचे गिरेगा माइनस डी के, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एक से। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर एक से बढ़ता है, एक बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर एक से बढ़ता है, तो 4 बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 4 से बढ़ेगा, हमें तो घटेगा। कितने परसेंट लोगों को समझ आया ये बताइए, मजा आ रहा है करने में? ये सवाल बहुत हाईली प्रोबेबल है नीट में, हाईली प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है। मिस्टेक हो गया, हाईली प्रोबेबल है। भाई मैं तुम्हें पहले ही कैसा सवाल दे रहा था, बाप रे, मैं उस चीज से घबरा रहा हूं। मैं तुम्हें पहले में ही कैसा सवाल दे दिया था, मैं इससे डर डर नहीं लग रहा। मैं तुमसे कितना उम्मीद करता हूं यार। अब बता, क्या अब ज्यादा चीजें क्लियरली से चमकी? ज्यादा क्लियरिटी से चीजें चमकी? ज्यादा क्लियरिटी से चीजें चमकी। अब बीटा प्लस बीटा माइनस चीजें तुम्हें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये एक सवाल देखो, आसान है, लिखना नहीं है, बस कर लेते हैं इसको। देखते हैं जनता क्या कहती है, कितने परसेंट लोग समझ आया। 95% लोग समझ आए, 5% लोग जाके अपनी भैंस चराओ, जाके अपनी भैंस चराओ जाओ। सर लास्ट डाउट में मुझे 102 की जगह 104 एटॉमिक नंबर लगा। आई एम सॉरी सर, आई वॉज माई मिस्टेक। तो 102 तुमको 104 दिखता है क्या?
ये तारे जमी वाला दिक्कत है क्या तुमको? 102 हमको 104 लगा। कैसे किसी को 102 104 लग सकता है? इतनी घबराहट में क्यों? सुनो, एक अच्छी सलाह देता हूं। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, 102 104 लग सकता है, मुझे भी लगता है, और मैं भी कई बार सोचता हूं 4 लिख देता हूं 6, ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दे रहा हूं, अगर तुम इसको फॉलो कर लिए ना, तुम सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी, कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या, जब भी तुम्हें कुछ इस तरह का कहीं डाउट आए तो तुरंत से उसको कमेंट में या इधर उधर मत लिखो, ओवर थिंकिंग भी मत करो उसके बारे में। तुम उसको खुद से फिर से फ्रेश पेपर लिख के सॉल्व करो। अगर तुम यहां पे तुमको 102 104 दिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उसको सिर्फ सोचने लगे कि 104 में से 8 जाएगा तो 96 ही तो आएगा, 104 में से 8 जाएगा 96 ही तो आएगा, 104 में से 108 जाएगा 96 ही तो आएगा, और ये सोच सोच के तुमने कमेंट में इतना बड़ा मैसेज लिख दिया, और फिर तुम परेशान रहे। अगर तुम दोबारा से क्वेश्चन देखते, कलम उठाते, उसको फिर से लिख के सॉल्व करते, तो तुम यहां तक दिक्कत में नहीं पहुंचते। कितने लोग को ये बात डीपली समझ आ रही है? एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होता है, ये सबके साथ होता है, और मैं कहता हूं कि 99% एस्पिरेंट्स के साथ होता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इस डाउट में फंसे, जब भी आपको इस तरह का डाउट है, तो आप ओवर थिंक ना करें। ठीक है बेटा, पहले ओवर थिंक ना करो, उसको लंबे लंबे कहीं पे लिखो मत, कलम उठाओ, उसको दोबारा से क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। आज से ये फॉलो कर लो, बस इतनी सजेशन तू मेरा मान ले। 1 महीने बाद या 20 दिन बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट देख ले। सीबीएसई में आता है, बिल्कुल आता है, सीबीएसई में बिल्कुल आता है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट देख लेना। तो कितने लोग इस सजेशन को फॉलो करेंगे, जल्दी बता दो, कितने लोग सजेशन को फॉलो करेंगे? कितने लोग सजेशन को फॉलो करेंगे? अभी भी 4 नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, इन 1 अल्फा डीके, इन 1 अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। एक अल्फा डीके में 4 से मास नंबर कम होता है। ये एक बीटा प्लस डीके का, इन 1 बीटा प्लस डीके, इन 1 बीटा प्लस डीके, एक बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर घट जाता है। इन 1 बीटा माइनस डीके, 1 बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो इन 1 बीटा माइनस डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, इन 1 बीटा माइनस डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। एक बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अब सवाल यहां देखते हैं, सभी लोग फॉलो करना। देखो बेटा, एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैंने बहुत महसूस किया ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था ना, तब मतलब ऐसा नहीं कि पहले बच्चे ऐसे डाउट नहीं पूछते थे, हमेशा से ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में ऐसे बच्चे डाउट पूछते है ना। तो आके पूछे ये कैसे हुआ गुरुजी, सर हमको तो हम समझ ही नहीं आ रहा है, हम सोच सोच के परेशान है। उसके वर्ड में देखो, हम सोच सोच के परेशान है। तो सोच सोच के परेशान मत हो, तू लिख के परेशान हो। तो मैं क्या करता था वहां पे, जब मैं डाउट बताता था ऑफलाइन में, मैं क्या करता था, बेटा एक काम करो, तुमको ये डाउट है ना, हाँ किसमें है सर, इस सवाल में, हमको इसमें ये लिखो पहले। हाँ सर ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम तो लिखना, क्वेश्चन में दिया हुआ तो लिख। उसने वो लिखा, हम ठीक है अब क्या करोगे, तो सर ये फॉर्मूला लगे, हम लगाओ, तो लगाया फॉर्मूला और लगा के सॉल्व किया, सर ये तो आ गया। फिर क्या था, जा सर जी हम वही 102 को 104 समझ लिए थे। अब इस चक्कर में 102 को 104 समझ लिए थे, सोच सोच के परेशान हो रहे, लिख नहीं रहे, और डाउट पूछने भी आ गए, और इज्जत गया अलग मास्टर के सामने। अरे सर जी सॉरी सर जी, ये सिली मिस्टेक हो गया, सर जी ओ सॉरी सर जी, ये सर जी ये सर जी, अरे सर जी ओ हो सर जी। तो बड़ी बात नहीं है, कई बार मैं भी ये करता हूं कि नहीं करता हूं, बोलो। हाँ सर आप तो बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है बहुत ज्यादा करता हूं, तो अब मुझे तो एग्जाम देने जाना नहीं है, मैं तो बूढ़ा आदमी हो गया, दिमाग से ऐसी चीजें भूलने लग गया मुझे, तो मेरा तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा ना, तुम अच्छे से लिख लिख के करना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। न्यूक्लियाई ए डिवाइडेड इंटू 2 न्यूक्लियाई बी एंड सी इन फ्यूजन प्रोसेस। अब देखो, बाय डिफॉल्ट इसमें तुम्हें क्या बोल दिया, फ्यूजन प्रोसेस। अब बाय डिफॉल्ट फ्यूजन प्रोसेस बोल दिया, इसका क्या मतलब है, सर ये टूटा है, टूटा है, और टूटा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होना चाहिए, तो फ्यूजन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, किसकी, तो ए टूटा है तुम्हारा बी एंड सी में, तो बी एंड सी का बाइंडिंग एनर्जी जोड़ के ज्यादा होगा, बी एंड सी का बाइंडिंग एनर्जी जोड़ के ज्यादा होगा, देखो बी एंड सी का बाइंडिंग एनर्जी जोड़ के ज्यादा होगा ए से। क्यों, क्योंकि ए अगर टूटा है बी प्लस सी में, तो इसकी हाई स्टेबिलिटी होगी, और हाई स्टेबिलिटी का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा।
ये तो बाय डिफॉल्ट तुमको समझना पड़ेगा कि फ्यूजन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पे एक एमा स्टार बॉक्स में बना देता हूं तुम्हारे लिए, एक इंपॉर्टेंट और मुझे कराना था चीज, क्या, ये एमा स्टार बॉक्स याद रखना, इन फ्यूजन फ्यूजन अल्फा बीटा बीटा माइनस, stability always final stability of product increases, stability of product increases, hence binding energy of product will increase। सिंपल सा थॉट है, क्योंकि ये सब जैसा एक न्यूक्लियाई है, तो एक न्यूक्लियाई पर मैं पत्थर मार के बोल नहीं रहा हूं कि तू अल्फा डीके कर, एक न्यूक्लियाई पर मैं ईटा पत्थर से नहीं मार रहा हूं कि तू बीटा डीके कर, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो खुद होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ओके सर, एक एमा स्टार बॉक्स और, एक एमा स्टार बॉक्स और सर, क्या जल्दी बताइए, पनवेल निकलना है तो जल्दी बताइए, पनवेल निकलना है। देखिए दूसरा एमा स्टार बॉक्स सुनिएगा, दूसरा एमा स्टार बॉक्स सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर क्या, सर क्या, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बीटा डीके लिखा है, बीटा डीके मेंशन है, तो आपको बीटा माइनस डीके एज्यूम करके आंसर देना है, एज्यूम करके आंसर देना है, आंसर देना है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा ये नेचर है, ऐसा ही होता है। क्यों, क्योंकि आपको ये एज्यूम करके चलना है कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ बीटा डीके दिया है तो आपको वहां पे बीटा माइनस डीके एज्यूम करके आंसर देना है। ऐसा इसलिए होता है, रीजन भी बताता हूं, क्योंकि सबसे पहले होता क्या था कि सिर्फ बीटा माइनस डीके ही होता था, वो सिर्फ बीटा माइनस डीके ही होता, बीटा प्लस डीके का जो इन्वेंशन हुआ है ना, डिस्कवरी हुआ है ना, बहुत 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 बाद हुआ है, तो सब बीटा माइनस डीके ही होता था। तो बीटा माइनस डीके को बीटा डीके ही बोलते थे, क्योंकि एक ही डीके, अब आके दो डीके हुआ है, अच्छा अब आके दो डीके हुआ है, पहले तो एक ही डीके हुआ करता था सिर्फ बीटा माइनस, अब आके दो डीके होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन में अगर नेचर नहीं लिखा है तो आपको बीटा माइनस डीके एज्यूम करके आंसर देना है। तो इसका मतलब पहले जब बहुत साल पहले जब ये डीके वीके हो रहा था तो उस समय हो तो दोनों रहा था, लेकिन डिस्कवर पहले कौन हुआ था, बीटा माइनस डीके, तो एक ही तरह के बीटा माइनस डीके ही को बीटा डीके बोलते थे, बाद में बीटा प्लस डीके भी इन्वेंट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डीके को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो सिर्फ बीटा डीके कहीं लिखा हो तो आपको बीटा माइनस डीके एज्यूम करके सवाल करना है। क्लियर है क्लास बेटा, कमेंट में लड़िए मत, अगर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है तो 10 मिनट ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड 10 मिनट आगे पीछे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर आपको 5-7 सवाल मैं कराता हूं, फिर मैं छोड़ दूंगा, बहुत कायदे की बात बोल रहा हूं बेटा, है ना। लिखो, ये दोनों लिखो, रिकॉर्डेड में नेक्स्ट क्लास है सर जी, नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड है सर जी, ठीक है, 10-15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, देख लीजिए। स्पैम करने के बजाय पढ़ने पर क्यों नहीं ध्यान देते हो बेटा, क्लास के स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होती तो समझ में आता है, अभी भी वही चीजें करते हो आप। और ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने वाले बच्चे इन सब में तो पढ़ेंगे नहीं, बेचारे वो तो पढ़ रहे होंगे और तुम यहाँ पे कूदते हो फालतू में, कितनी खराब बात है। तो तुम सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है कि तुम दूसरे का भी कर रहे हो ना बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वेरी विथ इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये कल ही मैंने तुमको साथ कराया था, ये कर्नाटका नीट 2013 में सवाल पूछा हुआ है, कर्नाटका नीट 2013 में सवाल पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है देखो, डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ मास नंबर, गलत है, फर्स्ट डिक्रीजेस नहीं, गलत है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विथ मास नंबर, सही है, इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, गलत है। देखो ये जो बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर और मास नंबर का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, तो बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, देखो ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है कि नहीं सर, ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनता है सर जी। अब देखो इस ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पहले मास नंबर बढ़ने से बढ़ रहा है, फिर पीक के पे गया आयरन के लिए, फिर घटा, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, घट हो जाएगा।
आसान है? हाँ सर बहुत आसान। नेक्स्ट देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम इन अ केस ऑफ एफई। नो कॉपी लिखना नहीं, बस ये पूछा हुआ सवाल है, ईयर नहीं लिखा। अच्छा ईयर लिखा है, थोड़ा पुराना है, पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैं करा दिया। ये तो करा चुका हूं मैं, ये तो करा चुका हूं। चलिए यहां पर देखिए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे। बीटा पार्टिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब कुछ नहीं दिखा हो तो बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन समझेंगे। अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, और गामा रे आर ऑल हैव सेम एनर्जी। व्हेन पेनिट्रेटिंग पावर इन अ गिवन मीडियम इज इंक्रीजेस ऑर्डर ऑफ। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत मतलब इसका कोई कंसेप्ट अलग से नहीं पढ़ना होता, ये कॉमन सेंस का सवाल है। इसको आप सिर्फ ये क्वेश्चन नोट्स में आप लिख लेना बाद में। क्या पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा का, अल्फा का नहीं होता, सबसे ज्यादा बीटा का नहीं होता, गामा का होता है। ठीक है, उससे कम होता है बीटा का और सबसे कम होता है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि मासिव पार्टिकल ये ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात, ये कॉमन सेंस का सवाल। किसका सवाल है? सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है। इधर देखिए, a nuclei NMX emit 1 alpha particle and 2 beta minus particle, then resulting nuclei will be। 2 बार ऐसा सवाल पूछा है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, यही मैंने तुमको आज पढ़ाया है। क्या है? देख ले अच्छे से, देख ले अच्छे से बेटा। 45 सेकंड का तुमको टाइम दे रहा हूं। देख, एक न्यूक्लियस है NXM, तो N है इसका एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियाई है S, और इसका मास नंबर है M। emits 1 alpha particle and 2 beta minus। देख, 1 अल्फा, 1 अल्फा एंड 2 बीटा माइनस डी के। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है इन चारों में से कौन सा बनेगा, ये पूछा है। और भाई हाथ जोड़ रहा हूं, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कर, आराम से सॉल्व कर, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा सवाल फ्रीक्वेंटली आता है। ये एग्जैक्ट सवाल ये आया है ना 2 बार, मैं कहता हूं ये 6 बार आया है 20 साल में। 6 बार, 2 ही बार तो आया है भाई डेटा। ये तो यही सेम सवाल 2 बार आया, इसलिए यहां पे 2 बार लिखा है। सेम सवाल ही 2 बार आ गया, पुराना है, सेम सवाल 2 बार आ गया। इस तरह के कंसेप्ट के मल्टीपल टाइम्स आए। समझ रहा मैं क्या करूं? मल्टीपल टाइम्स आए हुए। चल कर, 30 सेकंड का टाइम दे तो कर। तो सिंपल सी बात है, पहले अल्फा कंसीडर करेंगे, तो अल्फा में 4 मास नंबर कम हो जाएगा, तो एन एक्स मास नंबर 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। फिर एक ही अल्फा, 2 बीटा माइनस है, तो बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एक बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 से, बीटा 2 बीटा है तो 2 से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स, मास नंबर तो 4 से कम होगा, एटॉमिक नंबर वही रह जाएगा मेरे हिसाब से, अगर मैंने सही किया है तो। 6 कम होने का तो कोई लॉजिक नहीं है भाई, 6 कम होने का तो कोई लॉजिक नहीं है। और 4 और 2 तो सिर्फ अल्फा डीके में कम होता है, बीटा माइनस तो कंसीडर करोगे ही करोगे। तीसरा आंसर तो साथ सीधा सीधा बैठ रहा है यार, मजे नहीं आया करने में। इतना आसान सवाल कौन पूछता है यार? बोलो, इतना आसान सवाल कौन पूछता है यार? लो, इसमें भी 58% ही कर पाए, बाकी जनता क्या करे? 18% डी करे। पढ़ाई नहीं होगा ना सवाल ढंग से, क्या करूं तुम्हारा यार? कुछ बता तू अपने बारे में, क्या करूं तुम्हारा, बता। टाइम कम पड़ गया, ठीक है चल, कुछ नहीं करता हूं, आगे देख। ये सवाल देख, देख 2009 2093 में, देख ये भी 2 बार पूछा है सेम डेटा के साथ, समझ ले। तो ये सवाल ऐसे कितने आ गए देख, 2 बार। मैंने बोला ना 25 साल में, 20 साल में कम से कम 6-7 बार पूछा। देख 11 में 98 में पूछा, सेम डेटा पे, सेम डेटा पे 2009 2093 में 2 बार सेम ही सवाल पूछा है। अब देख ले क्या है ये। इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो, द पार्टिकल इमिटेड इन द सीक्वेंस है। देख तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है, तुमको बताना है कि कौन सा डीके हुआ होगा। बहुत आसान है, मैं गोली मार दो सर, बहुत आसान है। तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, बताना है कौन सा डीके हुआ है, बहुत आसान है, कर। वोट टाइप नहीं, सिंगल चॉइस, 45 सेकंड का समय दे तो कर, आराम से कर। कौन सा डीके हुआ है सिर्फ बताना है, बड़े प्यार से तुमको सिखाया बेटा। और जिस पर मैं लिखूंगा कॉपी करना, सिर्फ वही लिखना नोट्स में, बाकी सब छोड़ देना, ठीक है। और आज मैं तुम्हें क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी वाले सवाल दूंगा, ठीक है। वो तुमको करने हैं, कैलकुलेशन वाले हेवी, ठीक है, वो तुमको करने हैं घर पे। मैं बता रहा हूं, अभी 2 मिनट का समय दे, मैं बता रहा हूं। बता क्या होगा, तो देख यहां पे मास नंबर ए, मास नंबर सेम रह गया। अगर मास नंबर सेम रह गया, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा है, बीटा माइनस डीके है। बीटा माइनस डीके को बीटा बोल सकते हैं, ये गामा बोला है गलत,
पहले बोला ना, पहले कौन सा हुआ, यहां कौन सा हुआ, फिर यहां कौन सा हुआ, यहां कौन सा हुआ, तो ये गलत। और मास नंबर सेम रहेगा तो अल्फा होगा नहीं, यही दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, अब यहां से यहां जब मैं गया तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम हुआ, तो अल्फा डीके रहा होगा। ये गामा बोला है गलत, तो ये आ रहा है। और फिर Z-1 से Z-1, A-4 से A-4, मास नंबर भी सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा गामा डीके करके, यही तो तुमको सिखाया है। चौथा आंसर आ रहा है। ले भाई, ले भाई। अब 68% धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पे कुछ लोगों ने बी जवाब दिया है, बीटा फिर गामा। अबे गामा, सेकंड में गामा कैसे है? ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है, मास नंबर भी चेंज हो रहा है, गामा कैसे हो जाएगा? कितना प्यार से तुमको सिखाया है, पता नहीं आज मैं तुमको प्यार से क्यों पढ़ा रहा हूं यार। इतने में तो मैं हाथ पैर तोड़ देता, नहीं क्यों, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा गुरु। देख 1990, पता नहीं पुराना पुराना सवाल कहां से है। इसमें बताया व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ए एंड बी पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके। अल्फा एंड बीटा लिखना था बे। इतने में तो मैं हाथ पैर तोड़ के हाथ में पकड़ा देता, हाथ तोड़ के हाथ में पकड़ा देता। इतने में प्यार से क्यों पढ़ा रहा हूं। चलिए कर, ये कर। What is the respective number of alpha and beta particle emitted in the following radioactive decay? इस रेडियोएक्टिव डीके में कितने अल्फा और कितना बीटा डीके हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, बता। गामा डीके में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी निकलता है, उसमें मास नंबर भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? चलो 30 सेकंड 45 सेकंड का समय दे दो, चलो आराम से करो। सबसे पहले देखो, ये तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें अल्फा और बीटा डीके तुमसे पूछा है, ठीक है सर। तो ये तुमको दिया हुआ है 90 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 200, उल्टा करके भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं। और ये है 168 और 80। तो देखो मास नंबर में किसका इफेक्ट पड़ता है? सिर्फ अल्फा डीके, मास नंबर सिर्फ अल्फा डीके से चेंज होता है। तो तुम देखो 200 माइनस 168, एलसीएम लोगे तो मतलब वहां से ले लो, 10 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 1 1 0, 32। तो ये 32 से कम हुआ है टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर चेंज हुआ है 32 से। एक अल्फा डीके में 4 से कम होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32, तो 8 तुम्हारा क्या हुआ है? अल्फा डीके हुआ है। पता चल गया अल्फा डीके, सर अल्फा डीके पता करना आसान है, 8 अल्फा डीके हुआ है। अब अल्फा डीके अगर 8 हुआ है तो एटॉमिक नंबर एक अल्फा डीके में 2 से कम होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16। तो 90 माइनस 16, 90 माइनस 16, 90 में से 10 कम करो 8 और 16 कम करेगा 74, 74। और फिर तुम्हारा 74 नहीं 80 है, तो प्लस 6 किया होगा, तो प्लस 6 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो 8 एंड 6 इज योर करेक्ट आंसर। तो दूसरा ऑप्शन सही बैठ रहा है, 81% वो आ बेटा। चलो, जो कम प्यार मोहब्बत हो सकता है गुस्सा से नहीं होता है ना। मान लो मैं गुस्सा करता, तोड़फोड़ करता, तुम तो लंगड़िया के चल देते, लेकिन देखो मैंने तुमको प्यार से समझाया, तो देखो ग्रेजुअली देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो उसको दोबारा बताता हूं, सुनो। जब भी ऐसा सवाल हो सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में सोचो, जब भी ऐसा सवाल हो सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में सोचो। अल्फा डीके 200 मास नंबर से 168 मास नंबर हुआ, तो एक अल्फा डीके में मास नंबर कितने से कम होता है? 4 से, ठीक है। टोटल मास नंबर कितने से कम हुआ है? 32 से। तो एक अल्फा डीके में 4 से कम होता है, टोटल 32 कम हुआ, तो 32 बटा 4 8 होता है, तो 8 अल्फा डीके हुआ। एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो आप करेंगे 90 माइनस 8 इंटू 2, तो 90 माइनस 16 कितना होगा? 74। लेकिन यहां पे 80 दिया हुआ है फाइनली, तो 74 में 6 जोड़ेंगे तभी 80 पर पहुंचेंगे, मतलब 6 बीटा माइनस डीके हुआ होगा। बोलो सर मजा आ गया मास्टर। अब तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया, अब सुनो। ये देखो सवाल सेम 2002 में रिपीट हुआ है, सेम सेम देखो सेम 2003 में, और रिसेंटली भी, ऐसा नहीं कि नहीं है रिसेंटली। ये देखो 1998 में, ये देखो 2020 में, 2020 में नीट 2020 में क्या है? व्हेन यूरेनियम आइसोटोप इतना बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, मतलब यूरेनियम लिया है, ये भी रिएक्शन ही है, देखो ना 235, ये यूरेनियम लिया, बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, फाइनली तुमको मिला 36 Kr89। तो और क्या मिलेगा? तो और क्या मैं रखूं कि मास नंबर कंजर्व कर जाए? भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर ही तो कंजर्व होता है। हाँ सर, और क्या रखो कि मास नंबर कंजर्व हो जाए? तो यही तुमको वहां पे देखना है। अब दूसरी बात रही कि देखो कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा इसमें,
कैसे क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं आपको बता देता हूं। जेई मेन के कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा जो कैलकुलेशन वाले, वो घर पे बैठ के आपको कैलकुलेशन करने हैं, जैसे ये सवाल। अब मैं थोड़ा हिंट बता देता हूं, मैं छुट्टी कर रहा हूं, ये हिंट बता देता हूं। ये 2 अप्रैल 2025 का सवाल देख ले ध्यान से। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द ड्यूट्रॉन 1H2 फ्यूज मतलब जुड़ना, टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाइड 2He4। मतलब बोला एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन मतलब 1H2 प्लस 1H2 मिलके बनाया है 2He4। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगा? गिवन बाइंडिंग एनर्जी इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है। कैसे करोगे सॉल्व? सर ये रिएक्शन है, ये क्यू वैल्यू होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, टोटल लिखेंगे, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बनेगी। बाइंडिंग एनर्जी देखो पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी इतना है, तो इसकी में 2 न्यूक्लियन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा सवाल है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एन हैज 3 टाइम्स द डीके कांस्टेंट एज कंपेयर टू द डीके। अच्छा नहीं, डीके कांस्टेंट तो वो होगा काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल होंगे कैलकुलेशन वाले, ये सब कैलकुलेशन वाले सवाल है, ये सब करना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, मैं दे दूंगा बीच बीच में मार्क करके, और जो मैं लिखूंगा कॉपी नहीं करना उसको कॉपी नहीं करना, जो लिखूंगा कॉपी करना है उसको कॉपी करना। एक सवाल और करके जाएगा क्या? एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा, छोटू सा, सिर्फ एक। फिर क्या? एक करता जा बस। मान ले एटॉमिक नंबर है एक्स, सॉरी न्यूक्लियाई एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है मान ले 24, मास नंबर है 42, और ये सीरीज ऑफ डीके हुए, बीटा माइनस, बीटा प्लस, बीटा प्लस, अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस, अल्फा, अल्फा, बीटा प्लस, अल्फा, बीटा प्लस। ठीक है भाई, चलो बीटा माइनस। अब बताओ यहां पे न्यूक्लियाई कौन सा बनेगा? इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या? बस एक। सर एक सर इतना डीके हो लोग कहा मास्टर? इतना डीके हो लोग। अब कर तो सबसे पहले अल्फा डीके निकाल लो कितना हुआ है। तो कितने अल्फा डीके? 1 2 1 2 3 4, 4 अल्फा डीके। तो 42 माइनस 16, एक अल्फा डीके में 4 से कम होता है, तो 4 अल्फा डीके है, तो 4 माइनस 4, ये मास नंबर कम हो। चलो, तो 16 से कम करोगे तो 42 में से 10 कम करो तो 32, 32 में से 6 कम करो तो 36 आएगा। एटॉमिक नंबर हो जाएगा तुम्हारा 24 माइनस 4 गुना 2, 8 से कम करो तो 24 माइनस 8, ये 16 हो जाएगा क्या? हाँ सर 16 हो जाएगा। अब देखो कितना बीटा माइनस होगा, तो एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस, एक बीटा प्लस, एक बीटा माइनस, ये बीटा माइनस से बीटा प्लस कट जाएगा, बीटा प्लस से बीटा माइनस कट जाएगा, फिर बीटा प्लस से बीटा माइनस कट जाएगा, एक बीटा प्लस आएगा, बीटा प्लस एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, ये आएगा 15, 15 और 36 आंसर, 15 और 36 23। मैंने कुछ गलत कर लिया? मतलब 16 कम करना है तो 42 में 16 कम करना है, 16 कम करके 42 सही तो है, 26। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, 26 आएगा ना, 26 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये जोड़ घटाओ, देखो मैंने कितना घटिया किया है जल्दीबाजी में, 26 आएगा, 26 और 15। तो ये समझ नहीं आई ये यहाँ पे क्या किया हमने। एक बीटा प्लस में जो होता है बीटा माइनस का उल्टा ही तो होता है, मुझे बार बार थोड़ी सॉल्व करना है। नंबर ऑफ बीटा और बीटा माइनस दिया होगा, एक बीटा से एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस काट दूंगा। मास नंबर तो बीटा प्लस और बीटा माइनस को सेम रहता है। हाँ, बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर बढ़ना है, बीटा माइनस में घटना है, तो पहले ही मैंने काट दिया एक बीटा से एक बीटा माइनस। हाय 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 हाय, मजा आएगी नहीं बोलो? तो मुझे सोचना ही नहीं है, ये दिखने में भयंकर लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा कंसीडर कर लो बस, और बहुत सारा बीटा माइनस बहुत सारा बीटा प्लस है, एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस का उल्टा ही तो है। मजा आया? ओ, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिल गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मजा आ गलो मास्टर, बाय बाय।